हाँ हाँ, कर दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है, मैं भी यहाँ से कर देता हूँ। तो चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे। कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था तुम सबको याद है? आ, यस। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? एचटीटीपी के बारे में शुरुआत से पढ़ा था कि होता क्या है। ठीक है। और एचटीटीपी थोड़ा सा चलो कल का रिवाइज मार लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो एचटीटीपी क्या होता है? एक तरह का एचटीटीपी एक प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। ये हमें नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट, ठीक है। एचटीटीपी के दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। पहला तो ये स्टेटलेस होता है। इसका मतलब ये पास्ट इंटरेक्शन की स्टेट्स कभी स्टोर नहीं करके रखता, ठीक है। और दूसरा है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसमें हम इसका मतलब ये है कि कभी भी रिक्वेस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो रिक्वेस्ट जो है हमेशा क्लाइंट ही इनिशिएट करता है। ऐसा नहीं है कि एसटे वो सर्वर आएगा और बोलेगा कि भाई मेरे को तेरे से कम्युनिकेट करना है तो मैं तेरे को रिक्वेस्ट मैं इनिशिएट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर पढ़ा था कि अंडर द हुड एचटीटीपी कम्युनिकेशन सबसे पहले कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ना एक दूसरे से। तो हमने देखा था कि कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है। कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है? पहली बात, एचटीटीपी भी किसको उसके अंडर द हुड कैसे कम्युनिकेट करता है? टीसीपी प्रोटोकॉल पे। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम जो पैकेट्स भेज रहे हैं वो लाइन बाय लाइन सारे कंसिस्टेंटली जाएंगे। कोई भी पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन बीच में लॉस नहीं होगा, ठीक है। और मान लो अगर मेरे को 10 पैकेट्स भेजने हैं सर्वर क्लाइंट की तरफ, और मैंने शुरुआत के 4 भेजे और पांचवा कहीं लॉस्ट हो गया और छठा मैंने फिर भेजा, तो क्लाइंट बोलेगा कि नहीं नहीं, पहले पांचवा भेजो उसी के बाद में छठा एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। और फिर टीसीपी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कैसे होता है? तो सबसे पहले क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे को कनेक्शन स्टार्ट करना है। तो और साथ में सिंक्रोनाइजेशन सेगमेंट भेजता है सर्वर के पास, ठीक है। फिर सर्वर कहता है हाँ ठीक है भाई मैं तैयार हूँ, और साथ में वो सिंक्रोनाइजेशन सेगमेंट और अक्नॉलेजमेंट सेगमेंट भेजता है, ठीक है। फिर जैसे ही वो क्लाइंट उसको रिसीव कर लेता है उसके बाद वो बोलता है हाँ ठीक है भाई हो गया कनेक्शन, और वो उसको अक्नॉलेज कर देता है, ठीक है। इससे फिर क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन बैठ जाता है, समझ रहे हो? इसके बाद हमने पढ़ा था कि एवोल्यूशन कैसे हुआ एचटीटीपी का, ठीक है। 0.9 में कितनी कम चीजें थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एचटीटीपी 3 पर पहुंचे। उसके बाद हमने पढ़ा कि हेडर्स क्या होता है। हेडर्स क्या होता है? हेडर्स बेसिकली की वैल्यू पेयर्स होते हैं जो हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन या पैरामीटर स्टोर करके रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्सेज के थ्रू जाते हैं। और ये एक्सपोज रहते हैं नेटवर्क के उसमें, ये हिडन नहीं रहते। और ये इसलिए रहते हैं एक्सपोज सही इस- ताकि हम सही क्लाइंट तक पहुंचे, ठीक है। और इसका बेसिक एनालॉजी एग्जांपल तुम समझ सकते हो, जैसे कि हम कोई पार्सल हम कहीं भेजते हैं तो हम पार्सल के ऊपर रिसिपिएंट का नेम, एड्रेस, पिन कोड, ये सब लिखते हैं ना। वैसे ही एचटीटीपी रिक्वेस्ट में भी यही होता है। हम जो भी इंफॉर्मेशन है हम ऊपर लिख देते हैं जो सब सब देख सकते हैं, ताकि वो पैकेट जो है, पार्सल जो है, वो सही जगह पहुंचे, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग तरह के हेडर्स पढ़े थे, जैसे कि पहला रिक्वेस्ट हेडर्स में क्या क्या आता है? यूजर एजेंट, जो बेसिकली बताता है कि किस तरह का क्लाइंट है, मोबाइल है, लिनक्स है, उबंटू है, ठीक है। ऑथराइजेशन टोकन कि मतलब उसकी आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। कुकी बेसिकली छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो सर्वर को चाहिए होती है यूजर के बारे में, ठीक है। एक्सेप्ट कुकी मतलब जो क्लाइंट बताता है इससे कि भाई देख मैं तो सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही एक्सेप्ट करूंगा, इसके अलावा तो कुछ भेजेगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जनरल हेडर्स में क्या क्या आ गया? जैसे डेट हो गया, डेट बेसिकली डेट बता देता है। कैश कंट्रोल हेडर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये कैशिंग मैकेनिज्म में यूज होता है, ठीक है।
आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर कनेक्शन, कनेक्शन बेसिकली बताता है कनेक्शन हेडर की हमें रिस्पॉन्स हो जाने के बाद कनेक्शन जो है उसको रखना है या फिर क्लोज कर देना है। उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन हेडर। रिप्रेजेंटेशन हेडर क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन हेडर बेसिकली बताता है कंटेंट के बारे में। कंटेंट जैसे कि कंटेंट का टाइप क्या है कंटेंट टाइप हेडर से, कंटेंट की साइज क्या है कंटेंट लेंथ से, कंटेंट की इनकोडिंग मतलब हम कभी भी कोई डाटा भेजते हैं क्लाइंट से सर्वर के थ्रू या सर्वर से क्लाइंट के थ्रू, तो अ, हम कभी भी उसको रॉ फॉर्म में नहीं भेजते। इसका मतलब क्या है? हम हमेशा उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में भेजते हैं, ताकि उससे क्या फायदा होता है हमें? उससे ये फायदा होता है कि उसका साइज थोड़ा कम हो जाता है, और उसको हम अल्गोरिथम्स के थ्रू दोनों एंड पे कंप्रेस या डीकंप्रेस करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कंटेंट एनकोडिंग हेडर यही बताता है कि वो किस एल्गोरिथम से, किस टेक्निक से कंप्रेस हुआ है। ई टैग क्या होता है? ई टैग मैंने बताया था कि ई टैग सबसे पहले बात रिस्पॉन्स हेडर होता है। इसका मतलब क्या है? हमेशा ये एज अ रिस्पॉन्स जाएगा, और रिस्पॉन्स कौन भेजता है? रिस्पॉन्स भेजता है सर्वर। ठीक है। तो हमेशा सर्वर इसको भेजेगा कैशिंग मैकेनिज्म में। ठीक है, आज हम इसको देखेंगे लाइव। और सिक्योरिटी हेडर, सिक्योरिटी हेडर में पहली बात HTTPS किस लिए यूज होता है कि ये बताता है कि भाई जब भी तेरे को कम्युनिकेट करना हो तो तू HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू ही करेगा, तू HTTP नहीं यूज करेगा। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हेडर क्या होता है? ये बेसिकली बताता है कि सोर्स क्या है। हाँ, कोई भी चीज हम अगर अपने एंड पे लोड करेंगे तो उसका सोर्स क्या है। इसका इससे फायदा ये होता है कि हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से बच जाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी अटैकर, हैकर आकर हम हमारे रिक्वेस्ट में कोई स्क्रिप्ट डाल के हमें ना भेज दे, और हम उसको कहीं अपने एंड पे एग्जीक्यूट ना कर दे, उससे हमें काफी डाटा का लॉस हो सकता है। ठीक है। इस हेडर से वो पता चलता है, सॉरी, वो अटैक प्रिवेंट होता है। और एक्सट्रीम ऑप्शंस क्या होता है? एक्सट्रीम ऑप्शन बेसिकली होता है क्लिक जैकिंग अटैक। ये प्रिवेंट करता है। क्लिक जैकिंग अटैक क्या होता है? मैंने बताया था कि मान लो तुम्हारी एक बैंक की वेबसाइट है, अब उस वेबसाइट को किसी हैकर ने एक नकली वेबसाइट बना के उसमें एम्बेड कर दिया और किसी यूजर को भेज दिया। ठीक है। अब वो यूजर जैसे ही उसको ओपन करेगा ना, उसको लगेगा यार ये तो बैंक की वेबसाइट है, और फिर अगर वो उस पे जाके अपनी डिटेल्स डाल के ट्रांसफर बटन पे क्लिक कर देगा, तो बूम, सारा डाटा हैकर ने चुरा लिया, और बस फिर वो उसको पैसा खाली कर देगा। समझ रहे हो? और ये बेसिकली ये वाला अटैक प्रिवेंट करता है। और उसके बाद एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शंस, ये बेसिकली माइम टाइप स्निफिंग अटैक प्रिवेंट करता है। इसका मतलब क्या होता है? माइम टाइप का मतलब है, माइम टाइप का मतलब तुम मीडिया टाइप समझ सकते हो। और इसका मतलब ये, इससे ये होता है कि जैसे कि मान लो ये हेडर जब मैं सेट करता हूँ तो मैं ब्राउजर को ये बताता हूँ कि भाई देख, मैं जो बोलूंगा कि मान लो मैंने एक एक बॉडी में कोई फाइल भेजी, अब वो फाइल मैंने एज ए टेक्स्ट भेजी है। अब उसमें मान लो लेकिन मैंने थोड़ा सा स्क्रिप्ट जैसा कुछ लिख रखा है। अब जैसे ही क्या बोलते हैं, सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर को लगेगा यार ये जो रिक्वेस्ट आई है उसमें बॉडी में जो डाटा है वो तो मेरे को जावास्क्रिप्ट जैसा लग रहा है, स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है, पर यूजर तो बोल रहा है वो टेक्स्ट है। चलो ऐसा करो, यूजर को इग्नोर मारो, मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। और मान लो गलती से एग्जीक्यूट कर दी और कुछ इसमें मलिशियस कोड होगा, तो बूम, दोबारा से तुम्हारा सर्वर पे कुछ इंफॉर्मेशन चोरी होने के एक चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सेट कुकी हेडर बेसिकली क्लाइंट पे कुकीज सेट करने के लिए यूज होता है। मतलब हम यूजर की इंटरेक्शन देखते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से एनालिटिक्स करने के लिए वो अलग अलग तरह की कुकीज स्टोर करते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि HTTP रिक्वेस्ट दिखती कैसे है, रिक्वेस्ट बॉडी कैसी दिखती है, रिस्पॉन्स बॉडी कैसे दिखती है, हमने एक एक कॉम्पोनेंट इसका समझाया था डिटेल में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HTTP बताया था। इसमें क्या बताया था मैंने? इसमें बताया था कि सबसे पहली बात ये एक्सटेंसिबल होता है। एक्सटेंसिबल मतलब हम HTTP हेडर्स की मदद से या HTTP प्रोटोकॉल की मदद से नई नई टेक्नोलॉजीज में मूव कर सकते हैं, मतलब बिना कोई अंडरलाइंग आर्किटेक्चर को छेड़े हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम
एडेप्टेशन किसी भी नई टेक्नोलॉजी में, किसी नई आर्किटेक्चर में बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? और उससे उसके लिए हमें कोई एचटीटीपी अंडर द हुड कैसे काम कर रहा है उसको छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए ये एचटीटीपी जो है वो बहुत ही एक्सटेंसिबल है, ठीक है? और दूसरा रिमोट कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हम टीवी का रिमोट ऐसे हम टीवी, एक मिनट वो, हाँ, तो हाँ, जैसे कि हम किसी भी टीवी के रिमोट से हम टीवी ऑपरेट करते हैं ना दूर से बैठ के, सिर्फ बटन्स दबा के, वैसे ही हम एचटीटीपी हेडर्स को एज अ रिमोट कंट्रोल या बटन यूज कर सकते हैं। और हम क्लाइंट से कुछ भी करवा सकते हैं, हम उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, उसके इंटरेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद चलो आज हम पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है आज हमें एचटीटीपी मेथड से। एचटीटीपी मेथड्स बेसिकली क्या होता है, देखो, जब भी हम, मान लो मैं google.com सर्च मार रहा हूँ ना, तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जा रही है। अब मेरे को ये कैसे पता है, देखो तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो ये रिक्वेस्ट है, ये दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो जनरल हेडर्स है, रिस्पॉन्स हेडर्स है। सबसे पहले देखो रिक्वेस्ट यूआरएल का क्या है, इसका मतलब रिक्वेस्ट यूआरएल क्या होता है, रिक्वेस्ट यूआरएल वो होता है जो मैंने अपने यहाँ पे जाके सर्च मारा, ठीक है? और इसका मतलब ये है कि मैंने किस यूआरएल पर जाकर रिक्वेस्ट भेजी है। और उसके बाद देखो इसके नीचे एक चीज लिखी है, रिक्वेस्ट मेथड। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब मैंने जैसे ही इसको लिख के एंटर मारा, तो कौन से मेथड से मैंने इस वाले यूआरएल पे जाके एक्शन परफॉर्म करना चाहा, ठीक है? मतलब मेरा इंटेंट क्या है। इंटेंट मतलब जैसे इंटेंशन जाते हो ना, इंटेंशन जानते हो ना क्या होता है, कि मतलब मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है? तो वैसे ही ये रिक्वेस्ट मेथड जो है वो हमें इंटेंट बताता है, ठीक है? इंटेंशन बताता है कि हम किस तरह का एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है? तो ओ, तो बेसिकली एचटीटीपी मेथड्स होता क्या है, एचटीटीपी मेथड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस दैट अ क्लाइंट मतलब ब्राउजर वांट टू परफॉर्म ऑन द सर्वर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं जब भी कोई यूआरएल पे जाता हूँ, ठीक है, और उस पे जाके मैं अलग अलग तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है? और वो एक्शंस क्या होते हैं, वो एक्शंस ये होते हैं जैसे कि गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया। ये सब होते क्या हैं, ये सब, और ये क्या शो करते हैं, ये बेसिकली इंटेंट ऑफ इंटरेक्शन शो करते हैं। इंटेंट ऑफ इंटरेक्शन इसके नाम पे ही चले जाओ। इंटेंट ऑफ इंटरेक्शन का क्या मतलब बन रहा है यहाँ पे, इंटेंट ऑफ इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जब मैं सर्वर से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंट क्या है, समझ रहे हो? तो उसमें ये पांच पांच से तो बहुत ज्यादा तरह के मेथड होते हैं। ये पांच मेन मेथड्स होते हैं। जैसे कि पहला होता है गेट मेथड। अब गेट के तुम नाम पे ही चले जाओ, ठीक है? अब गेट मेथड क्या कर रहा है, गेट मेथड कर रहा है, ये कुछ रिसोर्स को फेच करता है। फेच मतलब समझ रहे हो, फेच मतलब कुछ भी रिसोर्स जो है। अब पहली बात, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स मतलब कोई भी डाटा, ठीक है? कोई भी ब्लॉक ऑफ डाटा, कोई फाइल हो गई, ठीक है, कुछ कंटेंट हो गया, कुछ भी, ये सर्वर से जाके फेच करता है, ठीक है? गेट मेथड। अब फिर और उसके बाद दूसरा मेथड होता है पोस्ट। पोस्ट क्या करता है, पोस्ट मेथड ये होता है कि सर्वर पर जाकर ये नया तरह का डाटा बना देता है, ठीक है? ये नया तरह का डाटा बना देता है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है पुट मेथड। अब पुट मेथड क्या करता है, पुट मेथड जो है ना, मान लो मैंने एक कोई कोई डाटा बनाया, ठीक है? तो ये बेसिकली उसको जाके रिप्लेस कर देगा,
समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आता है पैच मेथड। पैच मेथड क्या होता है? ये सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट करता है किसी भी रिसोर्स की। अब सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जाके पूरा का पूरा रिसोर्स रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है? ना ये कोई नया रिसोर्स बनाएगा। ये किसी भी रिसोर्स में जाएगा और उसमें थोड़े से चेंजेस कर देगा, मतलब सिलेक्टिव। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो मैंने बैकएंड पे अपना नाम स्टोर कर रखा है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है ना, देखो, ये रिसोर्सेस मान लो, ये टेबल जो है ना, हम बैकएंड में भी जब डाटाबेस में कोई डाटा स्टोर करते हैं तो हम उसको ना ऐसे टेबल्स की फॉर्म में करते हैं, ठीक है? तो इसमें देखो अलग-अलग तरह के कॉलम है। कॉलम पता है ना क्या होता है? ये वर्टिकल कॉलम, जैसे ये आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, एज कॉलम है, ईमेल कॉलम है, डिपार्टमेंट कॉलम है, ईयर कॉलम है, जीपीए कॉलम है ना? ये होता है कॉलम। अब रो क्या होता है? रो होता है बेसिकली जैसे कि रो हो गया, पहले पहली पहली आईडी है। अब ये फर्स्ट फिर ऋषभ गुप्ता, 20 एज, ईमेल ये कंप्यूटर साइंस, थर्ड 8.7 जीपीए, ठीक है? ये हो गया रो। तो रो क्या होता है? 1 2 3 4 5, तो ये होता है रो, ठीक है? हम कभी भी डाटाबेस में जब डाटा स्टोर करते हैं तो टेबल की फॉर्म में करते हैं, जो रो और कॉलम का मिक्सचर होता है। तो अब इसमें देखो, अब मैंने सबसे पहले बताया ना कि हम यहाँ पे सबसे पहले एक चीज की बात बहुत करेंगे, रिसोर्स की। रिसोर्स की देखो, क्या अभी मैंने बोला, गेट सम रिसोर्स, क्रिएट सम रिसोर्स, रिप्लेस सम रिसोर्स, सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्स होता क्या है? तो रिसोर्स तुम कोई भी रो समझ सकते हो, ठीक है? रिसोर्स का मतलब होता है कोई भी रो, ठीक है? कोई भी रो, समझ में आ रहा है? कोई भी एक टपल, इस रो को टपल भी बोलते हैं हम, ठीक है? ये सब आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी इसको बेसिकली एक रिसोर्स मान लो, ठीक है? हाँ, चलो, अब मैं आगे चलता हूँ। तो अब इसमें से एग्जाम्पल अगर हम समझे, इसको लाइव देख देख के करेंगे, ठीक है ना? एक मिनट बस। चलो छोड़ो, अभी पहले बिना वर्क सूट के करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में वर्क सूट में तुम्हें सारे चीजें दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलो देखो, तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक ऐप बना रखा है तुम्हें इसका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है मान लो एक तरह का है, ठीक है? इसमें यही सारा डाटा मैंने शो करने की कोशिश करी है, जो मैंने अभी इस टेबल में दिखाया ना, वही सारा डाटा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, रिफ्रेश स्टूडेंट्स, और ये रिफ्रेश स्टूडेंट बटन जो है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी, बताओ, गेस करो। इसमें गेस करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बगल में लिखा ही हुआ है उसके। देखो एक मिनट। तूने बगल में लिखा ही वैसे, क्या? उसके बगल में गेट लिखा के ऊपर। हाँ हाँ वही, एक मिनट जूम कर लो। हाँ छोड़ो, दिख रही है ना स्क्रीन? दिख रही है। हाँ तो देखो, अब जब मैं रिफ्रेश स्टूडेंट्स बटन क्लिक करूंगा तो ये ना एक गेट मेथड जो है, ये मेरे इस फ्रंट एंड से बैक एंड पे ले जाएगा, ठीक है? और मैंने अपनी अभी बैकएंड कहाँ, बैकएंड मैंने क्लाउड फ्लेयर पे डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है? तो वो सब छोड़ो, अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले इस रिफ्रेश स्टूडेंट बटन पे क्लिक करा, तो देखो यहाँ पे ये नेटवर्क टैब है ना, ये नेटवर्क टैब है, तो इस पे देखो एक एक वो आ गई, क्या बोलते हैं, एक रिक्वेस्ट आ गई। ये रिक्वेस्ट क्या है? स्टूडेंट्स नाम से रिक्वेस्ट है। इस पे जब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो इसके अंदर का वो दिखने लग जाएगा कि क्या क्या है। तो इसमें जैसे हम देखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हेडर्स। हेडर्स मैंने जब
इस बटन पे क्लिक करा तो किस किस तरह के हेडर्स जनरेट हुए। तो सबसे पहले जनरल हेडर्स, ठीक है। अब जनरल हेडर्स में रिक्वेस्ट यूआरएल है। रिक्वेस्ट यूआरएल कहाँ जाके रिक्वेस्ट मार रहा है, रिक्वेस्ट यूआरएल जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक करा तो ये इस वाले यूआरएल पे जाके एक गेट मेथड परफॉर्म कर रहा है, मतलब गेट मेथड इम्प्लीमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद इसने क्या करा, इसने स्टेटस कोड जो है वो 200 करा। 200 ओके, मतलब भाई हमारा सब कुछ बढ़िया एकदम चल रहा है। उसके बाद देखो एक हेडर ये है रिमोट एड्रेस। रिमोट एड्रेस क्या होता है, इसके नाम से ही चले जाओ कि मतलब किसी भी यूआरएल या मशीन का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है ना, तो इससे इसकी तरह काफी सारे और भी है। उसके बाद देखो, उसके बाद रिस्पॉन्स हेडर्स में क्या क्या आया हमारे पास। रिस्पॉन्स हेडर्स में आया ये काफी सारे हैं, तो इनको अभी के लिए इग्नोर माना। जैसे कैश कंट्रोल है, तो कैश कंट्रोल में मैंने क्या करा है, कैश कंट्रोल में मैंने लिख रखा भाई नो स्टोर। नो स्टोर का मतलब मेरा डाटा जो है भाई तुझे कैश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सी एफ रे क्या है, सी एफ रे बेसिकली क्लाउड फ्लेयर, अपना क्लाउड फ्लेयर मैंने बताया था ना कि एच टी टी पी जो है वो एक्सटेंसिबल है। तो इसका मतलब तुम अपने हिसाब से इसका आर्किटेक्चर डिफाइन कर सकते हो, तुम कैसे यूज करना चाहते हो। तो क्लाउड फ्लेयर ने क्या करा है, क्लाउड फ्लेयर ने ना एक अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से एक हेडर जनरेट करा हुआ है यहाँ पे, जिसका नाम उन्होंने दे रखा सी एफ रे। अब वो इसको अंडर द हुड किसी तरह से यूज कर रहे होंगे, ठीक है, इस पे मत जाओ। कंटेंट इनकोडिंग, जैसे मैंने अभी थोड़े पहले तुम्हें समझाया था कि कंटेंट इनकोडिंग क्या होती है। कंटेंट इनकोडिंग मतलब किस तरह डाटा कंप्रेस करने के लिए हमने कौन सा एल्गोरिथम यूज करा है। तो यहाँ पे देखो कंटेंट इनकोडिंग क्या है, ZSTD। ये कोई ZSTD करके एल्गोरिथम है जो क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट टाइप मैंने बताया था, रिप्रेजेंटेशन हेडर का भी पार्ट होता है, कई कई पार्ट पार्ट होता है ना ये। तो कंटेंट टाइप में देखो क्या है, एप्लीकेशन जेसॉन। मतलब एप्लीकेशन जेसॉन का मतलब क्या है, जो मैंने डाटा, जो क्लाउडफ्लेयर ने मेरे को डाटा भेजा, क्योंकि वो मेरे को कैसे पता है कि क्लाउडफ्लेयर ने जो डाटा भेजा है वही है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स में आया है। तो क्लाउडफ्लेयर ने जो मेरे को डाटा भेजा वो किस तरह का है, वो जेसॉन तरह का है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन जेसॉन वो लिखने का तरीका है। उसके बाद देखो उसने डेट टाइम एग्जैक्टली कब मैंने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, कब उसने रिस्पॉन्स करा, ठीक है। और देखो यहाँ पे सर्वर, सर्वर का नाम दिखा रहा है ना क्लाउडफ्लेयर, है ना, ठीक है। तो हम्म। हमने गेट मेथड देखा कि कैसे काम करता है। कैसे काम करता है, मैं जैसे ही यहाँ पे ये एक बटन क्लिक करूंगा जो मेरा किसी सर्वर पे जाके कुछ भी गेट करे, कुछ भी फेच करेगा, तो यहाँ पे वही हुआ, ठीक है। इसने क्या क्या डिटेल्स फेच करी, देखो स्टूडेंट लिस्ट आ गई ना यहाँ पे। ये स्टूडेंट लिस्ट में पहले नाम, फिर ब्रांच, फिर जीपीए, फिर मेरा ईमेल, फिर ईयर एज, ठीक है, ऐसे करके सारा डाटा इसने फेच कर लिया। समझ आ गया गेट फंक्शन, गेट मेथड। अब हम देखेंगे पोस्ट मेथड, ठीक है। मैंने क्या बताया था यहाँ पे पोस्ट में, बताओ। पोस्ट में मैंने बताया था ना, पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब ये होता है हम कोई भी रिसोर्स बना रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी रिसोर्स बना रहे हैं। अब मैंने क्या बताया, रिसोर्स का मतलब तुम यहाँ पर कैसे समझ सकते हो, रिसोर्स का मतलब तुम यहाँ पे रोज से समझ सकते हो, ठीक है। बाद में जब आगे काम करोगे किसी चीज पे, तो टाइम टू टाइम ना कंटेक्स्ट के हिसाब से चीजें चेंज होती है। अब तुम अभी यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम एक रो को रिसोर्स समझ सकते हो। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में अगर तुम अपने किसी भी बैकएंड सिस्टम पे काम करोगे, तो तुम एक फील्ड को जैसे ये नेम है ना, तो तुम हो सकता है कि इस नेम को मतलब ID 1 के इस नेम को एज अ रिसोर्स समझ के चलो, समझ रहे हो। मतलब तुम कंटेक्स्ट के हिसाब से आगे चीजें चेंज होगी, लेकिन हाई लेवल तुम समझ रहे हो ना कि क्या होता है। रिसोर्स मतलब कोई भी तरह का डाटा होता है, ठीक है। तो देखो, अब पोस्ट मेथड मैंने क्या बोला, पोस्ट मेथड किस लिए यूज होता है, पोस्ट कुछ भी रिसोर्स बनाने के लिए यूज होता है, मतलब कुछ भी डाटा सर्वर पे बनाने के लिए यूज होता है पोस्ट मेथड, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड, अब मेरे को कोई नया डाटा बनाना है तो मेरे को उसके लिए इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी ना भाई। तो देखो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा, तो मान लो मैं यहाँ पे डालूंगा प्रबल, एज 21, प्रबल @gmail.com, ठीक है।
AIML ब्रांच हो गई, ईयर कौन सा है, फोर्थ है, ठीक है। जीपीए कितनी है, जीपीए 10। 9.9, ठीक है। अब देखो मैंने सारा डाटा डाल लिया, ठीक है, जो जो मेरा एक रिसोर्स बनाने के लिए यूज होना था। अब रिसोर्स मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या बताया, रिसोर्स मतलब एक रो। अब मेरे को एक नई रो बनानी है तो मेरे को ये सारा डाटा डालना ही पड़ेगा ना भाई, हैं। अब तुम यहाँ देख रहे होगे कि भैया मैंने इतना सारा डाटा तो डाला है, पर मैंने कहीं भी ना आईडी नहीं डाली। तो भाई आईडी ना बैकएंड पे अपने आप जनरेट हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत करना इस चीज को, ठीक है। आईडी फील्ड हमने यहाँ पर नहीं डाली क्योंकि बैकएंड पे जाकर आईडी फील्ड अपने आप जनरेट हो जाती है, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने डाटा डालने के बाद अब ये ऐड स्टूडेंट बटन है। ऐड स्टूडेंट बटन क्या करेगा बताओ, पोस्ट करेगा, मतलब पोस्ट पोस्ट। मेथड। और पोस्ट मेथड क्या किस लिए यूज होता है, पोस्ट मेथड यूज होता है कुछ भी रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इस पे चलो क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखना नेटवर्क टैब देखना, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक करा। अब देखो यहाँ पे ना कुछ तरह की रिक्वेस्ट आई, समझ रहे हो, कुछ तरह की रिक्वेस्ट आई। अब पहला रिक्वेस्ट क्या है, इस पहले गेट के बाद क्या है, एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट देख सकते हैं। इसको छोड़ो, अभी इसको इग्नोर करो, इसको हम आगे देखेंगे। तो पोस्ट मेथड ये की रिक्वेस्ट ये है, मतलब जिससे हमने रिसोर्स जाके बैकएंड पर बनाया, ठीक है। अब मैंने इसको देखो क्या क्या कर रहा हूँ। तो इसमें हम एक एक चीज देख के चलेंगे। ये पहले सारा डाटा तो बॉडी के अंदर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो सबसे पहले हम हेडर्स देखेंगे सारे। तो रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, रिक्वेस्ट यूआरएल है ये, ठीक है। HTTP बैकएंड 1 वर्कर्स डॉट स्टूडेंट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट यूआरएल है। ये रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, ये रिक्वेस्ट यूआरएल है जो मैंने जब ये बटन क्लिक करा तो रिक्वेस्ट कहाँ पर गई, ठीक है। मतलब रिक्वेस्ट किस यूआरएल पे गई, ये वो यूआरएल शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड है पोस्ट, समझ गए। रिक्वेस्ट मेथड है पोस्ट। अब स्टेटस कोड देखेंगे। स्टेटस कोड क्या करा इसने, स्टेटस कोड 201, और 201 के आगे क्या लिखा है, क्रिएटेड, समझ रहे हो। अभी हम आगे स्टेटस कोड जब पढ़ेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ क्रिएटेड क्यों लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कितना सारा डाटा आया है, तो ठीक है चलो। और उसके बाद यहाँ अगर तुम नेटवर्क टैब को ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, पहले तो ये वाली रिक्वेस्ट गई और उसके बाद एक रिक्वेस्ट और आई, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट क्या कर रही है, ये रिक्वेस्ट देखो ध्यान से क्या कर रही है। ये रिक्वेस्ट सेम पहले वाली रिक्वेस्ट की तरह है, मतलब इस वाली रिक्वेस्ट की तरह है जो हमने रिफ्रेश स्टूडेंट पे क्लिक करने पे हुआ था। तो ये क्या करता है यहाँ पे देखो, वो मुझे कैसे पता, वो मुझे ऐसे पता कि मैंने सबसे पहले इसका रिक्वेस्ट यूआरएल देखा और उसके बाद फिर मैंने इसका मेथड देखा। मैंने कहा भाई ये तो पहले जैसे रिफ्रेश स्टूडेंट वाले, मतलब जो मैं डाटा फेच करने के लिए यूज कर रहा हूँ ये उसी की तरह है, समझ रहे हो। तो इसने क्या करा, यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने ये ऐड स्टूडेंट पर बटन पे क्लिक करा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि सबसे पहले इस वाले रिक्वेस्ट की मदद से हमने बैकएंड पर जाकर एक रिसोर्स बनाया। रिसोर्स मतलब एक रो बनाई सारी इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। और जब वो हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई, 201 आ गया, सक्सेस हो गया, तो उसके बाद हमने, क्योंकि वहां पे नया डाटा बन चुका है और वो नया डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो हमने एक रिक्वेस्ट और भेजी कि भाई जो चेंजेस वहां पे है ना ऐसा कर सारा चेंजेस उठा के यहाँ लिया, फिर हमने यहाँ पे आके शो कर दी। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पुट मेथड। अब बोलोगे पुट मेथड क्या होता है, पुट मेथड मैंने क्या बताया था, पुट मेथड कोई भी रिसोर्स को रिप्लेस करता है, ठीक है। कोई भी रिसोर्स को रिप्लेस करता है, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताया था ना कि जब हम किसी भी तरह के आर्किटेक्चर पे काम करते हैं तो कंटेक्स्ट के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है। रिसोर्स का हाई लेवल मतलब क्या होता है, रिसोर्स का हाई लेवल मतलब होता है बेसिकली डाटा, ठीक है। अब वो डाटा कहाँ पर है, हम कौन से रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इस रो को भी पूरा रिसोर्स बोल सकते हैं, हम सिर्फ इस नेम फील्ड को भी रिसोर्स बोल सकते हैं, ठीक है।
इस जैसे कि मान लो मैंने अभी नया डाटा बनाया था, तो सॉरी वो तो इसमें शो नहीं हो रहा। जैसे ये सेकंड है, अनन्या वर्मा है नाम इसका, इसकी आईडी क्या है? इसकी आईडी 2 है। मतलब आईडी 2 के स्टूडेंट की नेम फील्ड में जो भी है, मान लो मेरे को वो डाटा बदलना है। समझ रही हो? समझ रहे हो? तो मैं क्या करूँगा? तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जब आऊँगा तो मैं ना इस वाली फील्ड को एज़ अ रिसोर्स देखूँगा। समझ रहे हो? मैंने बोला ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज़ें समझने की कोशिश करना तो ज़्यादा हेल्प होगी। रिसोर्स का मतलब हाई लेवल डाटा होता है। अब वो डाटा किसी भी लेवल पे हो सकता है। यहाँ पे हम जब अभी पुट मेथड करेंगे ना, पुट मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम इस रो में से किसी भी एक चीज़ को पूरा का पूरा उठा के चेंज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे करते हैं। इसका मतलब क्या है? पुट मेथड को तुम ऐसे समझ सकते हो एडिट, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे सबके नाम के आगे यहाँ पे बटन है ना, और ज़ूम कर देता हूँ रुको। हाँ, देखो, सबके नाम के आगे यहाँ पे बटन है ना, एडिट का है, पैच का है, डिलीट का है। तो ये जो एडिट मेथड है ना, ये एडिट मेथड बेसिकली पुट रिक्वेस्ट जो है, वो इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है? पुट मेथड इम्प्लीमेंट करेगा। पुट मेथड क्या करता है? पुट मेथड भाई बैकएंड पे पुट मेथड कुछ नहीं करता। पुट मेथड बस बैकएंड पे जाएगा और बैकएंड से बोलेगा भाई ये जितना का जितना डाटा है ना इस वाले उसका, वो सब उठा के ये नया वाला डाटा डाल दे, खत्म, ठीक है? अब जैसे ही मैं इस वाले डाटा को मतलब अनन्या वर्मा है ना, ये सेकंड वो, तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो इस पे मैं एडिट बटन पे जब क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आ गई मेरी। इस इनपुट फील्ड्स में अपने आप ही सारी इन्फॉर्मेशन, मैं ऋषभ गुप्ता पे यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। मैं फिर देखा इसी तरह, अब मैं चाह दूं तो कुछ भी इसमें बदल सकता हूँ। समझ रहे हो? तो अब जैसे कि मान लो मेरे को ना इसकी एज जो है, इसकी एज चेंज करनी है, या तो एज छोड़ो, मेरे को ना ये नाम चेंज करना है। जैसे यहाँ पे अनन्या वर्मा लिखा है ना, तो मैं मान लो यहाँ पे लिखूंगा हूँ आदित्य सिंह, ठीक है? मैंने पूरा का पूरा नाम चेंज कर दिया, ठीक है? अब क्या हुआ, और मैं मान लो यहाँ पे ईमेल भी चेंज कर रहा हूँ, आदित्य @ gmail.com, ठीक है? मैंने यहाँ पे 2 फील्ड एडिट कर दी। देखो, तुम देखोगे तो पूरी की पूरी फील्ड ही चेंज है। वहाँ पे example.com था, यहाँ पे @gmail.com यूज़ करा है मैंने ना भैया के नाम के साथ। और यहाँ पे आदित्य सिंह नाम पूरा का पूरा नाम ही चेंज कर दिया। अब देखो, अब जैसे ही मैंने ये यहाँ पे फील्ड्स अपडेट कर दी, मतलब पूरी की पूरी रिप्लेस कर दी, तो यहाँ पे एक बटन है अपडेट स्टूडेंट, और अपडेट स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है बताओ? क्या कर रहा है? अपडेट स्टूडेंट बेसिकली पुट मेथड इम्प्लीमेंट कर रहा है इस वाले डाटा पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है पुट एडिटिंग स्टूडेंट विथ आईडी 2। मैंने बताया था ना, देखो यहाँ पे आईडी 2 है, तो उसका मेरे को कुछ भी डाटा चेंज करना है तो यहाँ पे जाके मैं एडिट मार सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ नेटवर्क टैब में क्या चेंज हुआ वो देखना, ठीक है? कर दिया। देखो यहाँ पे ना अब मेरी सबसे पहले ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जो है इसको अभी इग्नोर मारो। तो सबसे पहले ये देखो, ये है मेरी पुट मेथड वाली, जो मतलब मैंने डाटा रिप्लेस करने के लिए यूज करी है। तो इसमें मेरे रिक्वेस्ट यूआरएल देखो। सबसे पहले रिक्वेस्ट यूआरएल पता है क्या है? इसमें रिक्वेस्ट यूआरएल है पहले स्टूडेंट्स की जितना तो सेम ही है, ठीक है? उसके बाद मैंने गया हूँ और राउट पे जाके ना मैंने 2 लिख दिया है। अब 2 लिखने से क्या पता चलेगा बैकएंड को? 2 लिखने से बैकएंड को ये पता चलेगा आगे कि भाई ये ना दूसरे नंबर के स्टूडेंट की बात कर रहा है कुछ। अब बैकएंड देखेगा कि भाई इसने मेथड का इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है? वो जाके सबसे पहले मेथड देखेगा, तो मेथड मैंने क्या रिक्वेस्ट करा है? रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे करा है पुट मेथड। वो बोलेगा अच्छा पुट मेथड तो भाई कुछ चेंज या सॉरी रिप्लेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है? फिर वो मेरा ना डाटा देखेगा, बॉडी देखेगा कि मैंने क्या भेजी है बॉडी, ठीक है? उसके बाद वो फिर डाटा सारा बैकएंड में जाके चेंज कर देगा। अब बैकएंड में डाटा चेंज हो गया। अब वो बैकएंड में जो चेंज हुआ है डाटा वो यहाँ पे तो है नहीं, है ना? तो हम दोबारा से ये रिफ्रेश स्टूडेंट्स वाली
वो अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने अपने आप ही जब वो है इसने पूरी न्यू लिस्ट गेट कर ली। और देखो यहाँ पे पहले अनन्या सिंह लिखा हुआ था ना, यहाँ पे अब आदित्य सिंह लिखा हुआ है। ठीक है, तो पुट मेथड ऐसा होता है। पुट मेथड क्या होता है, चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो गेट मेथड क्या होता है, सबसे पहले गेट मेथड कुछ भी डाटा फेच करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सारा डाटा बैकएंड से आ जाएगा। और फिर पोस्ट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड कोई भी डाटा बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम इस वाले ऐप पे जाएंगे तो क्या क्या होगा, इस वाले ऐप पे जाएंगे तो हम सबसे पहले फील्ड्स में डाटा डालेंगे, फिर एड शूट पे क्लिक कर देंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट चली जाएगी बैकएंड को, तो वो एक नया डाटा जाके बना देगा। ठीक है, उसके बाद पुट मेथड क्या होता है, पुट मेथड हमारी कोई भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का डाटा है, तो उस पे जाके हमें उसको एडिट मारना है। उसको में जाके हमें मान लो उसका नाम चेंज करना है, जैसे हमने यहाँ पे करा था। तो मैं इस पुट मेथड से वो कर सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब अच्छा, मैं इसमें मतलब ऐप को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो वहां से स्टूडेंट लिस्ट हट जाएगा फिर रहेगा? ये परसिस्ट करेगा ये, क्योंकि बैकएंड में डाटा स्टोर है। अच्छा, अगर रिफ्रेश करेंगे तो वापस से गेट पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, वो रहेगा? ये रिफ्रेश करेंगे। हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ ऐसी। हाँ, अगर रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये पूरा हट जाएगा। फिर हमें फिर इसको अगर हम इस वाले बटन को रिफ्रेश कर मतलब रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देंगे, इसका मतलब तो यही है ना कि जो ऐप है वो नई तरीके से चालू, मतलब शुरुआत से इनिशियलाइज करो। हाँ, ये शेयर हो गया। तो वो तो अलग चीज हो गई भाई। अगर मैं यहाँ पे मान लो कैशिंग का यूज कर रहा होता, तो मैं ये सारा डाटा जो है ना लोकल स्टोरेज में पुट करके रखता, या कहीं पे प्रॉक्सी सर्वर पे जाके रखता, कि समझ रहा है ना। समझ तो गया। वो तो अलग कंसेप्ट हो गए भाई, वो तो फ्रंट एंड बैक एंड के कंसेप्ट, फ्रंट एंड के कंसेप्ट हो गए। उसमें मत जा अभी कि हाँ, तो रिफ्रेश फिर करेंगे तो क्या होगा। आईडी वगैरह के चेंजेस तो सेव नहीं रहेंगे ना, मतलब जो हमने अभी किए हैं, पुट वगैरह वो ये सब। भाई देखो 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 देखो, कंफ्यूज मत हो। ये डाटा जितना भी है ना, ये मैंने बैकएंड पे स्टोर कर रखा है। हाँ हाँ। ठीक है, ये सारा डाटा जितना भी है वो बैकएंड पे जाके स्टोर हो रहा है, परसिस्ट हो रहा है। अभी मान ले मैं ये रिफ्रेश भी कर दूं ना, ये रिफ्रेश कर दूंगा तो सारा डाटा उड़ जाएगा वैसे। सॉरी, नेटवर्क टैब में भी खाली हो जाएगा, तो अभी मैं इसलिए कर नहीं रहा। लेकिन मान लो मैं रिफ्रेश कर दूंगा ना, तो ये सारा डाटा तो बैकएंड पे स्टोर है ही, मैं जब मर्जी चाहे इसको फेच करूं। डाटा ये सारा परसिस्ट हो रहा है, उसमें मत जा भाई, कंफ्यूज मत हो इस चीज में। ठीक है, तो ठीक है अब ठीक हम यहाँ पे देखेंगे पैच। पैच क्या होता है, मैं जो चीज समझा रहा हूँ तो बस अभी उस पे ध्यान दो। ठीक है, अभी इधर उधर जाओगे ना तो फिर कंफ्यूजन ही आएगी बस। ठीक है, अभी सारे फंडामेंटल्स हैं, इसको देख लोगे तो है। वो सारी चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो, पैच मेथड। पैच मेथड क्या मैंने बताया, पैच मेथड सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट करता है रिसोर्स का। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने ना यहाँ पे अनन्या वर्मा है। ठीक है, अनन्या वर्मा की जगह हमने क्या कर दिया था, मान लो आर्यन मिश्रा है ये। ठीक है, आर्यन मिश्रा है। अब ये चाहता है कि भाई मैं मेरा ना जो है वो नाम ना चेंज हो जाए, तो मैं आर्यन मिश्रा की जगह मैं इसका, यहाँ पे एडिटेबल नहीं है। हाँ, आर्यन मिश्रा की जगह मैं ये चाहता है ना कि भाई इसका सरनेम ओके गुप्ता हो जाए। ठीक है, ये अपना सरनेम चेंज करवाना चाहता है, पर ये अपना फर्स्ट नेम वही रखना चाहता है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट। ठीक है, सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट मतलब भाई मैंने ना उसका नाम स्टोर करके रखा हुआ है। नाम में ना दो चीजों में बट रखा है, एक फर्स्ट नेम है एक लास्ट नेम है। अब मैं इसका जाके सिर्फ लास्ट नेम चेंज कर दूंगा तो वो एक तरह की सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा डाटा चेंज नहीं करा, बस उसका जाके एक कंपोनेंट चेंज कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वही करता है। तो जैसे कि देखो, अब हम सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी इस वाले ऐप में आएंगे हम, तो सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट मैंने बताया यहाँ पे किस चीज की अलाउ कर रखी है। सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ पे सिर्फ जीपीए की अलाउ कर रखी है, समझ रहे हो। सिर्फ जीपीए की सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट अलाउ कर रखी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो पैच जीपीए, पैच जीपीए पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले देखना कि डाटा क्या है, ऋषभ गुप्ता
कंप्यूटर साइंस, और जीपीए क्या है यहाँ पे अभी 8.7 है ना, 8.7। जैसे ही मैं इस पैच जीपीए पे क्लिक करूंगा ना, तब देखो क्या होगा। देखो इसने इसकी वैल्यू एक 0.1 से बढ़ा दी है ना, 0.1 से बढ़ा दी। इससे इससे हमने क्या करा, इसमें बेसिकली हमने कोई डाटा जाके पूरा का पूरा रिप्लेस थोड़ी करा है, उसमें बस +1 कर दिया है ना। समझ रहे हो, कुछ ऐड या माइनस कर सकते हैं हम, पूरा का पूरा उठा के चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी जब मैंने ये नाम वाला एग्जांपल दिया था, तो इसको जब नाम चेंज करना था तो हम उसमें क्या हो रहा था, उसमें यही हो रहा था ना कि जाके हमने इसके नाम के फील्ड में से मिश्रा को माइनस कर दिया और गुप्ता को ऐड कर दिया, खत्म बात, सरनेम हो गया चेंज। समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमने उसी तरह जीपीए में पैच कर दिया, मतलब सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट कर दी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम जैसे पैच पे करेंगे तो ये +1 कर देगा, खत्म। देखो यहाँ पे जैसे 8.8 है ना, मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो 8.9 जाएगा। तो जैसे कि अभी हम रिक्वेस्ट देखते हैं, ये है, देखो अब सबसे पहले मैंने ये यूजर नंबर, ये जो ID 1 है ना, इस वाले पहले स्टूडेंट है तो इसकी ID 1 होगी ना। तो देखो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट गई है ना, वो पहली गई है, वो A1 के नाम से गई है। तो देखो इसमें सबसे पहले यूआरएल क्या है, यूआरएल है बेसिकली वो जो स्टूडेंट्स का यूआरएल होता है। तो ये जो राउटिंग वाला वैसे है ना, ये तुम्हें कल वाली क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी के लिए तुम ये मान लो कि ये पहले वाले स्टूडेंट ये ना सर्वर को जाके इस वाली यूआरएल से ये बता रहा है कि भाई देखो, मेरे को ना पहले वाले स्टूडेंट की डाटा के साथ कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। ये 1 एंड में लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब यही है, ठीक है। इस पे अभी ज्यादा ध्यान मत दो। तो उसके बाद रिक्वेस्ट मेथड देखते हैं। रिक्वेस्ट मेथड क्या है यहाँ पे, रिक्वेस्ट मेथड है पैच। तो जैसे बैकएंड को पता चलेगा, अच्छा इसका मतलब तो ये है कि जो क्लाइंट है वो कोई ना कोई डाटा का सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट करना चाहता है। इसका मतलब वो पूरा का पूरा डाटा या रिसोर्स चेंज नहीं करना चाहता, उसमें से कोई चीज घटाना या बढ़ाना चाहता है, बस थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसने क्या कर दिया, इसने मेरी जीपीए जो है 0.1 से बढ़ा दी। उसके बाद देखो फिर वही डाटा फेच कर लिया दोबारा से, ठीक है। ये सारे, और तुम लोग सोच रहे होगे, अगर तुम्हारे दिमाग में जैसे अभी कंफ्यूजन आया था ना कि क्या बोलते हैं, रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, तो शायद मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि ये सारे मेथड्स जो हैं ये अपने आप ही हो रहे हैं ना। ईच मेथड मैंने खुद डिफाइन करा है, खुद लिखा है, और ये मैंने बैकएंड आर्किटेक्चर ऐसे ही बनाया है, तब जाके ये हो रहा है। ये अपने आप कुछ भी चीज काम नहीं करती, ठीक है। इसमें यहाँ पे तुम्हें फुल कंट्रोल मिलता है हर चीज का, तुम कैसे मैनेज कर सकते हो। मैं चाहता तो मैंने कन्वीनियंस के लिए ऐसे कर दिया कि भाई कुछ भी चीज, कुछ भी डाटा अपडेट हो, ठीक, तो अपने आप ही स्टूडेंट का नया डाटा उठ के आ जाए, मेरे को ये रिफ्रेश बटन पे ना बार बार क्लिक ना करना पड़े, ठीक है। ये बस इसके लिए हुआ, ये डाटा अपने आप नहीं आ रहा, ये इम्प्लीमेंटेड है मेथड। समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना इन सब में। उसके बाद देखो, तो पैच मेथड देख लिया। अब इसके बाद है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड क्या, डिलीट तो आसान है, बहुत आसान है। डिलीट क्या, डिलीट का मतलब क्या होता है, कुछ चीज उड़ा देना, कुछ चीज डिलीट कर देना, खत्म बात। तो डिलीट मेथड क्या होगा, तो डिलीट मेथड देखो, मान लो मैं यहाँ पे, ये पहला स्टूडेंट है ऋषभ गुप्ता, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये डिलीट का बटन दिख रहा है। तो जैसे ही मैं डिलीट बटन को क्लिक करूंगा तो देखना क्या होगा नेटवर्क टैब में। देखो 2 रिक्वेस्ट गई, ये प्री फ्लाइट वाली रिक्वेस्ट अभी के लिए इग्नोर मारो। ये देखो सबसे पहले रिक्वेस्ट यूआरएल देखो, रिक्वेस्ट यूआरएल क्या आ रहा है मेरा, वही सेम यूआरएल पे जाके उसने वो कर रहा है इसमें, लेकिन इसका मेथड अलग है। मेथड क्या है, इसका मेथड है डिलीट। जो है सर वो कह रहा है ठीक है, उसके बाद अंडर द हुड उसने कुछ कुछ करा होगा, डिलीट कर दिया होगा। उसके बाद उसने क्या करा, उसने स्टेटस कोड 200 दिया। 200 मतलब ओके, मतलब सक्सेस, हाँ भाई जो तुम करना चाहते थे वो काम हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करा, बेसिकली डाटा नए स्टूडेंट ऑफ लिस्ट
फेच कर ली, खत्म। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ऋषभ गुप्ता नहीं है, यहाँ पे अनन्या वर्मा है। समझ रहे हो? ओके। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। 1 मिनट रुको। ओके, अच्छा हाँ, मैंने इसमें कोई डाटाबेस यूज नहीं करा, सॉरी भाई। तो ये जो डाटा जो है वो परसिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो उस सेशन के लिए परसिस्ट करेगा। ठीक है, मैंने इसमें कोई हाँ वही डाटाबेस, पूछ रहा था। हाँ हाँ, तो मैंने ये जो डाटा मतलब इसमें ना कोई डाटाबेस नहीं करा है, मैं बैकएंड पे ही कर रहा हूँ। तो बैकएंड पे वो एक एरे में बेसिकली मैंने ये सारा डाटा स्टोर कर लिया। इसका अगर कोड दिखाऊं तो मैं, कोड इसका मैंने कहाँ करा है? 1 मिनट शायद। अगर वो परसिस्ट रहे तो किसी तरह का डेटाबेस भी इम्प्लीमेंट करना होगा ना बैकएंड में। हाँ, वो परसिस्ट करने के लिए डाटा, वो फिर किसी तरह के बैकएंड पे तुम्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। भाई कहाँ गया ये डाटा? इस कोड में था। हाँ, 1 मिनट, वो गिटहब पे नहीं है भाई, वो तो मैंने डायरेक्ट पुश मार रखा है क्लाउड से। 1 मिनट रुको, अगर मिल जाए तो सही है। इसमें नहीं, इससे नहीं, शायद इसमें यही है। 1 मिनट ना, ना, इसमें कैशिंग कर रखी है, कैशिंग का एग्जांपल है। ना, हाँ कर दिया भाई। ठीक है। उसमें देखे था स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। शायद ये नहीं है ना, ये नहीं है। टेस्ट में होगा शायद। तो मुझे अगर मिल जाए तो दिखाई दूंगा कैसे करा है। बेसिकली मैंने इसमें बस एक एरे लगा दिया है। शायद यही है। हाँ देखो, यही है। हाँ तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है। यहाँ पे अभी इसको देख के ना ज्यादा और मत होना, तो मैं देखो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक एरे बना दिया, उसमें मैंने ये सारा डाटा स्टोर कर दिया। ठीक है, सिर्फ ये डेमो पर्पस के लिए। लेकिन जैसे ये डाटा ना, मतलब एक सेशन वाइज, मतलब बैकएंड भी जब चलता है तो एक सेशन में ही चलता है एक तरह से, अगर तुम सोच सको तो। ठीक है, मतलब उस, समझ गया, जब वो हमने उसको रोन में रन किया होता है तब के लिए ना। हाँ हाँ, मतलब मान लो अभी मैंने एक बैकएंड चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो उसमें जैसे, हाँ बैकएंड में जैसे रैम होती है ना, रैम। तो जब हम रैम कुछ काम करते हैं, जैसे तुम्हारा मोबाइल है, ठीक है,
तो तुम अपने मोबाइल में कुछ कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी तुम प्रोसेस करते हो, चीजें कंप्यूट करते हो, तो वो चीज रैम में जाके स्टोर होती है ना। लेकिन मान लो कुछ अचानक से हो गया और तुम्हारा ना बैटरी खत्म हो गई, ठीक है, पावर कट हो तो गया। जो 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 इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर हो रखी होगी, वो तो भाई उड़ जाएगी ना। जैसे कि अगर मान लो मैंने 10 ऐप खोल रखे हैं अपने मोबाइल में, और मैं आराम से मस्त एकदम चला रहा हूँ भाई, 1% बैटरी है, अचानक से वो बंद हो गया, तो जब मैं उसको चार्ज करके दोबारा चालू करूंगा, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई जब वो 10 के 10 ऐप मेरे को उसी स्टेट में मिलेंगे। हो सकता है, और एक केस में हो भी सकता है कि मिल जाए, तब इसका मतलब वो जाके कैशिंग कर रहे होंगे मोबाइल के अंदर, समझ रहे हो। लेकिन वो चीज अलग है, मतलब जनरली ये सब चीजें नहीं होती, क्योंकि ये सब चीजें फिर बहुत अफेक्ट कर देती है सिस्टम पे। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है, कि जब हमने बैकएंड स्टार्ट करा हाँ, तो वो टेम्पररी स्टोर ये, है। हाँ, तो ये टेम्पररीली रैम में स्टोर्ड है, ठीक है। मैंने बताया ना, बैकएंड एक तरह का कंप्यूटर होता है, मतलब रैम है, ठीक है। इसमें ज्यादा वो मत हो। तो जैसे कि मैंने डिलीट पे क्लिक करा, जैसे यहाँ पे डिलीट करूंगा ना, डिलीट वाले बटन पे, तो ये जाके पहली वाली एंट्री डिलीट कर देगा। समझ में आ रहा है। इस पे मैं सारी एंट्री डिलीट कर सकता हूँ, देखो। समझ में आ रहा है। चलो अगली चीज देखते हैं। तो HTTP मेथड ये होते हैं। अब HTTP मेथड ना, HTTP मेथड में दो टाइप्स होते हैं, एक तरह से अगर तुम अ, समझना चाहो। पहला होता है आइडेम्पोटेंट, और दूसरा होता है नॉन नॉन आइडेम्पोटेंट। मतलब देखो, ये नाम हैवी हैवी दे देते हैं, पर इनके मतलब बड़े सिंपल होते हैं, ठीक है। अब आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या है? आइडेम्पोटेंट का मतलब ये है कि मैं कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा जब, तो वो उसका इफेक्ट जो है वो सेम ही रहेगा। समझ रहे हो, उसका इफेक्ट हमेशा सेम ही रहेगा। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कि जैसे कि गेट मेथड है, पुट मेथड है, डिलीट मेथड है। अब मैंने कोई एक रिसोर्स जाके डिलीट कर दिया, तो उसका हमेशा रिजल्ट तो एक ही आएगा ना भाई, कि हाँ भाई अब उसमें वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, मैंने अगर यहाँ पे जाके देखो, मैंने गेट मेथड यहाँ पे कर रहा हूँ, जब जैसे ही मैं कुछ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ला रहा हूँ, तो और अगर मेरे इस मेथड के अलावा और कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, मतलब डाटाबेस से छेड़खानी नहीं हुई है बीच में, और मैं जब तक हर बार इस पे क्लिक करता रहूंगा, हर बार इस पे क्लिक करता रहूंगा, हाँ, तो मेरे हर रिक्वेस्ट के साथ सेम ही डाटा आएगा। समझ रहे हो, हर रिक्वेस्ट के साथ सेम ही डाटा आएगा, ठीक है। अगर मैं डिलीट कर दूंगा, तो मैं ऋषभ गुप्ता को एक बार डिलीट कर दिया, तो वो डिलीट ही हो गया वैसे तो। लेकिन मान लो अगर दोबारा ऋषभ गुप्ता है यहाँ पे, एक सिनेरियो मान लो, तो मैं उसको अ, जब दोबारा से डिलीट करूँ, तो बेसिकली डिलीट ही हो जाएगा ना यार। मतलब इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना, तो हमेशा रिजल्ट सेम ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ठीक है। ओके। इसमें पुट मेथड भी आता है, जैसे कि पुट मेथड मैंने बताया कि यहाँ पे मान लो RN मिश्रा है, ठीक है। अब इसको ना अपना सरनेम चेंज करना है, तो पहले पहले की स्टेट में क्या था? पहले की स्टेट में था आर्यन मिश्रा नाम। दूसरी फिर जब बाद में हमने पुट मेथड इसमें इम्प्लीमेंट करा, तो मान लो इसका नाम हो गया आर्यन राज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर इसका मतलब देखो, इसका मतलब मैं अगर समझाऊं, कंफ्यूज मत होना भाई इसमें। स्टेट वन, ठीक है।
स्टेट 1 है, ठीक है। मान लो इसमें मेरा आर्यन मिश्रा है, ठीक है। ठीक है, तो देखो, तो एक ना पहले की ये स्टेट है, स्टेट, एक मिनट यहाँ पे मैं स्टेट, तो यहाँ पे ना पहले की स्टेट है, मतलब वो जो डाटा है किस फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाम पहले आर्यन मिश्रा है ना। अब मैं इस पे डिलीट मेथड करूं तो ये क्या होगा, जब अगर मैं इस पे डिलीट मेथड करूं इम्प्लीमेंट, तो क्या होगा बेसिकली, आर्यन मिश्रा डिलीट हो जाएगा। आर्यन मिश्रा डिलीट हो गया, खत्म, समझ रहे हो। ले, और मैं अगर इस स्टेट पे 100 बार डिलीट मेथड और लगाऊं तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा उसका रिजल्ट हमेशा एक एम्प्टी रहेगा ना, मतलब वो डिलीट हो जाएगा, समझ रहे हो। मैं इस वाली स्टेट, देखो इस चीज को ना समझने, क्योंकि आगे अगर करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, एक ये स्टेट है, वो उसमें आर्यन मिश्रा का क्या नाम है, आर्यन मिश्रा, ठीक है, जो भी है। तो अगर मैं इस वाली स्टेट पे डिलीट मेथड 100 बार करूं तो उसका एक ही रिजल्ट होगा कि एम्प्टी, नो कंटेंट, डिलीट, ठीक है। वैसे ही अब पुट मेथड है, ठीक है। पुट मेथड के साथ मैं इस पे चाहता हूँ इसका सरनेम हो जाए अब शर्मा, ठीक है। लास्ट मेथड मैंने, पुट मेथड के साथ मैंने इसको एक फील्ड दे दी कि भाई इसका नाम चेंज करके ना लास्ट नेम जाके शर्मा कर दे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जाएगा, मतलब ऐसे समझ सकते हैं ना कि इन रिक्वेस्ट का एक ही तरह का काम है जो डिफाइंड है, मतलब हम चेंज नहीं कर हाँ सकते। हाँ। तो देखो वही चीज, ये मैं मेरी ना एक ये स्टेट है जिसमें इसका नाम है आर्यन मिश्रा, ठीक है। अब मैंने इस पे पुट मेथड लगाना चाहता हूँ और इसका ना नाम चेंज कर, सरनेम चेंज करके ना शर्मा करना चाहता हूँ। तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट होगा कि इसका नाम चेंज होगा, नाम चेंज होके आर्यन शर्मा हो जाएगा। अब मान लो ये स्टेट, इस वाली स्टेट पे मैं 1000 बार ये पुट शर्मा, सॉरी पुट मेथड इंप्लीमेंट करूं और बोलूं भाई शर्मा इसका सरनेम कर दे, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, 1000 बार भी करूं तो उसका रिजल्ट तो यही रहेगा ना भाई, उसका रिजल्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, नहीं हुआ उसका रिजल्ट चेंज, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बोलो। हाँ, हाँ, तो वैसे ही डिलीट हो गया और ये हो गया। तो अब मैं मान लो मेरे पास अभी वैसे कुछ डाटा नहीं है, ठीक है, और मैं यहाँ पे गेट मेथड इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ना स्टूडेंट का सारा डाटा आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट का सारा डाटा आ जाएगा, बहुत बड़ी सी एरे आ जाएगी, है ना, है ना, बहुत बड़ा सा एरे आ जाएगा, इसमें सारे स्टूडेंट्स का डाटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेट है, अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा नहीं है, ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही गेट मेथड करूंगा कि भाई मेरे को ना जाके डाटा दे दो, मेरे को जाके डाटा दे दो, तो ये फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट तो यही होगा ना कि भाई ये सारा डाटा उठा के लिया जाएगा। अब मैं मान लो 1000 बार ये गेट रिक्वेस्ट भेज दूं, पर उसका रिजल्ट तो सेम ही रहेगा ना कि भाई हर बार सेम ही डाटा ला रहा है, ये नहीं कि पहली बार में कुछ और उठा के लिया है दूसरी बार में कुछ और उठा के लिया, नहीं वैसा तो नहीं होगा ना, समझ रहे हो। इसी चीज को हम आइडेम्पोटेंट बोलते हैं, ठीक है, कि मेकिंग द सेम रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स हैज द सेम इफेक्ट एज मेकिंग इट वंस। मतलब तुम एक ही रिक्वेस्ट को तुम 100 बार भेजो या एक बार भेजो, उसका रिजल्ट जो है सेम रहेगा, ठीक है। अब तुम पूछोगे यार
ये क्या बकवास ये है, मतलब इन सब चीजों को जानने की जरूरत भी क्यों है कि अब हमें भेजनी है तो भेजने दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हम यूज केस के हिसाब से ये सब चीजें देखते हैं। अब मान लो तुम्हें पहले से ही पता है कि भाई ये तीनों मेथड जो है ना वो आइडेम्पोटेंट है, इसका मतलब है अब तुम एक एक बार रिक्वेस्ट भेजो या 100 बार रिक्वेस्ट भेजो, उसका रिजल्ट सेम रहेगा। तो तुमने अपना मान लो फ्रंट एंड और बैक एंड बनाया, ठीक है? अपना तुम्हारी मान लो तुमने कंपनी खोली हुई, तुमने उसका फ्रंट एंड और बैक एंड बनाया, ठीक है? अब कोई यूजर आया टेढ़े दिमाग का और ना वो एक बटन पे 100 बार क्लिक करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा है, ठीक है? तो भाई 100 बार रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, 100 बार रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी सर्वर पे। अब तुम एक ही डाटा 100 बार फेच कर रहे हो, तुम्हारे सर्वर को तो नुकसान हो रहा है ना भाई, सर्वर भी तो बिजली पे चल रहा है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज पे चल रहा है, हैं? अब तुम्हारे वो रिसोर्सेज वेस्ट, मतलब वो पावर वेस्ट ही गई, क्योंकि डाटा तो सब सेम ही है। अब अब मान लो हाँ तुम्हें वो पहले से पता है कि ये सब ये वाले मेथड्स आइडेम्पोटेंट है, मतलब हर बार सेम रिजल्ट आता है, तो तुम क्या बोलोगे भाई? तूने एक बार रिक्वेस्ट भेज दी ना, वो बोलेगा हाँ, तो तुम बोले अब ना सबर कर ले, जब तक मैं रिस्पॉन्स नहीं भेज दूंगा तब तक तेरी रिक्वेस्ट जो भी अब तू भेजेगा वो सब ब्लॉक। तो उसमें तुम रेट लिमिटर लगा देते हो, रेट लिमिटर। अच्छा ये बता, अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट का वो है जो उसमें सेम नेम है और हम गेट गेट मेथड यूज करते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा डिलीट होगा? देख, बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, किसी और को नहीं आया। वैसे ये चीज मैंने बताई है, देखो क्या बोला, एक बार और क्वेश्चन पूछिए पर प्रबल। मतलब सेम नेम के दो स्टूडेंट्स हैं, तो अगर डिलीट मेथड यूज करेंगे तो वो कौन सा डिलीट होगा, कैसे डिसाइड होता है? हाँ देख, तो सबसे पहले ना यहाँ पे लिस्ट आई है ना, तो मान ले मैं ये ऋषभ गुप्ता वाले स्टूडेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो नेटवर्क टैब में देखना कि मैंने डिलीट कर दिया। आईडी अलग अलग हो गया ना। आईडी, हाँ, अर्श ने एकदम सही पकड़ा। ये जितने भी डाटा डिलीट होते हैं ना वो आईडी के उससे हो रहे हैं। अब कैसे पता है मेरे को? देखो, मैंने बोला ना, ये और जूम नहीं हुआ क्या भाई? हाँ देखो, हो गया। ये रिक्वेस्ट यूआरएल देखो, ये रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है? ये रिक्वेस्ट यूआरएल अगर तुम देखोगे तो ये तो मेरा ना नॉर्मल सर्वर का यूआरएल है, ठीक है? इसके अंदर एक चीज है राउट, स्टूडेंट्स राउट, ठीक है? इसके अंदर एक चीज है स्टूडेंट्स राउट करके, देखो स्टूडेंट्स राउट करके, ठीक है? इस उस स्टूडेंट्स राउट के अंदर है, ये मैंने लिख रखा है 1। इससे पता है मैं क्या कर रहा हूँ? इससे बेसिकली आईडी फेच कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट का, मतलब यहाँ पे कोई भी जो स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट करा है, ठीक है? जो तू बोल रहा है ना कि उसको पता कैसे चलेगा, वो फ्रंट एंड से पता चलेगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करा ना, तो ये फ्रंट एंड है ना, वो बैक एंड पे जाकर मतलब यू हम्म। रिक्वेस्ट करते टाइम इसकी आईडी पास कर देगा इसके यूआरएल में। तो मेरा बैकएंड जो है ना वो यहाँ से इसकी आईडी उठा लेगा, तो बोले अच्छा आईडी 1 को उड़ाना है, समझ रहा है? हाँ समझ गया। हाँ, ये फ्रंट एंड का काम है कि वो बताए उसको कि क्या डिलीट करना है, वो बैकएंड, समझ रहा है ना? तो अब देखते हैं, तो आइडेम्पोटेंट ये समझ आ गया। अब नॉन आइडेम्पोटेंट क्या होता है? आइडेम्पोटेंट का उल्टा, ठीक है? नॉन आइडेम्पोटेंट क्या हो जाएगा इस हिसाब से हमारा यहाँ पे, कि मतलब एक ही रिक्वेस्ट को हम 4 बार करेंगे तो चारों बार अलग अलग, चारों बार अलग अलग रिजल्ट निकलेगा। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, देखो जैसे कि मैं बताऊं। अब मैं यहाँ पे ना एक मान ले, मैं न्यू स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है? अभी मेरे पास स्टूडेंट्स की कुछ लिस्ट है, उसकी लेंथ है, मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट है यहाँ पे भी, ठीक है? ठीक है, मेरे पास अभी जो स्टूडेंट है वो 10 हैं, ठीक है? तो लेकिन मैं ना कुछ पोस्ट मेथड की मदद से कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है?
अब जैसे कि मान ले मैंने यहाँ पे एक बार प्रबल डाला, फिर 21, फिर प्रबल AIML 20 क्या है और 8.9, ठीक है। अब मान लो मैं पोस्ट करूं, मतलब क्रिएट करूं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, है ना। अब इससे नया डाटा आ गया, देखो प्रबल यहाँ पे बन गया ना नया डाटा। अब मैं दोबारा से सेम डाटा डाल दूं, 21 प्रबल@gmail.com AIML 4 और GPA 8.9। मैं दोबारा से सेम डाटा के साथ मैंने नई लिस्ट वो बना दी, तो यहाँ पे मेरा 2 बार आ जाना चाहिए। ये लगता है मैंने यूनिक आइडेंटिफायर बनाया, मतलब छोड़ो, देखो। हाँ तो मान लो मेरे पास अभी स्टूडेंट की लिस्ट है, उस एरे का साइज है 10, मतलब मेरे पास सिंपली 10 स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है। तो मैं जाके जब नया रिसोर्स बनाऊंगा ना, है, तो नया रिसोर्स मैं एक बार में पोस्ट मेथड से बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, तो फिर नई लिस्ट का साइज क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं जाके एक और मेथड सॉरी पोस्ट मेथड एक बार और इम्प्लीमेंट कर दूंगा, एक बार और पोस्ट मेथड भेज दूंगा, तो उसका एरे का साइज पता है 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं मान लो 1000 बार भेज दिया, तो फिर इसका 1000 हो जाएगा, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जब भी ये पोस्ट मेथड भेज रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है ना, वो अलग अलग है, वो सेम नहीं आ रहा, समझ गए। हर बार हम जब पोस्ट मेथड करेंगे तो कोई नई चीज बना देगा भाई, ठीक है। बेसिकली लेकिन तुम इसको संभाल भी सकते हो बैकएंड से, जैसे कि शायद मैंने अभी ये वाला तो थोड़ा स्पेशल केस हो गया, लेकिन अगर आप एक भी डिटेल चेंज कर देते तो नया प्रबल हो जाता ना, मतलब शायद। नहीं नहीं, अरे यार वो मैंने शायद यूनिक आइडेंटिफायर लगा दिया होगा नेम के पे भी, छोड़, तो एक बार और ट्राई करूँ। ये मैंने 5-6 दिन पहले बनाया था यार, एक मिनट, A21 A.com 5D 4 तो मैं यहाँ पे जैसे कर दिया, तो ये वाला बन गया। अब दोबारा से करके देखते हैं। एक, हाँ देखो, दो ए की एंट्री आ गई, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम नाम मैंने डाला था ए, एज डाला था 21, जी पे डाली थी 8, ब्रांच IT, तो देखो यहाँ पे 2 एंट्री आ गई ना, समझ रहे हो। अब मैं सेम दोबारा इसी इंफॉर्मेशन के साथ अगर भेज दूंगा ये रिक्वेस्ट, तो वो मेरी नई तीसरी फील्ड बना देगा सेम इंफॉर्मेशन के साथ। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि मैं ये रिक्वेस्ट बार बार भेज रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। इसका रिजल्ट अलग अलग कैसे आ रहा है, मतलब हर बार नया स्टूडेंट लिस्ट में ऐड हो जा रहा है, फिर वो लिस्ट आ रही है, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, ये पोस्ट मेथड आइडम नॉन आइडम पोटेंट है। वैसे ही पैच, पैच देख लो, पैच यहाँ पे जब मैं करूँ, मैं RN मिश्रा के यहाँ पे नंबर बढ़ाऊं, पैच करूँ, तो देखो इसके अभी 7.9 है। तो जैसे ही मैं इसको करता रहूंगा ना, मतलब मैं ये सेम रिक्वेस्ट है, पर मैं 2 बार भेज दी, तो देखो इसको इसके कितने 8.5 हो गए, ये ज्यादा बार चली गई वैसे, ठीक है। लेकिन इसके कहाँ गया, सॉरी, 2 बार ही गई है, सॉरी। तो इसके GPA बढ़ गई है, 7.8 से 8 हो गई है, समझ रहे हो।
इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने आर्यन मिश्रा के 4 बार ये पैच रिक्वेस्ट भेजी, 1 2 3 4, तो देखो इसकी 4 बार बढ़ गई, और चारों बार देखो डिफरेंट आंसर है। पहली बार मैंने बढ़ाई तो उसका रिजल्ट आया 8.1, फिर दूसरी बार बढ़ाई तो 8.2, फिर तीसरी बार 8.3, फिर चौथी बार 8.4। समझ रहे हो? इसका मतलब मैंने जब जब सेम रिक्वेस्ट भेजी है उसके उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो अलग अलग आया है। ठीक है। अब ऑप्शंस मेथड क्या होता है? हाँ, देखो, ये जो ऑप्शंस मेथड होता है ना, ये एक तरह का स्पेशल मेथड होता है। अब बोलो स्पेशल मेथड मतलब, ये सबसे पहले देखो कि ये करता क्या है। स्पेशल मेथड इज यूज्ड टू फेच द कैपेबिलिटीज ऑफ द सर्वर और अ क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये है, देखो, हम जब भी किसी सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं तो उसका फ्लो कैसे रहता है। सबसे पहले इसने इससे टीसीपी के थ्रू कनेक्शन बिठाया, फिर उसके बाद ये अभी क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि भाई इस सर्वर पे, मतलब शुरुआत में तो क्लाइंट के लिए ये सर्वर अननोन ही रहेगा भाई, हैं? समझ रहे हो? तुम्हारे पास हर क्लाइंट के पास हर सर्वर की तो इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर होती नहीं है, तो शुरुआत में तो ये सर्वर के लिए अननोन है ना, ये सर्वर क्लाइंट के लिए अननोन है। तो ये पता है सबसे पहले क्या करेगा ये ना, एक ऑप्शंस मेथड के थ्रू, ये स्पेशल मेथड होता है, ऑप्शंस मेथड के थ्रू, कहाँ गया, ऑप्शंस मेथड के थ्रू सर्वर के पास जाएगा और सर्वर से बोलेगा भाई तेरी तू अपनी कैपेबिलिटीज बता दे। मतलब इसका मतलब क्या है, क्लाइंट सिंपली आस्क द सर्वर दैट व्हाट एचटीटीपी मेथड्स और हेडर्स और डाटा आर सपोर्टेड बाय यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजकर ऑप्शंस मेथड के साथ ये पूछता है सर्वर से कि भाई तू कौन कौन से मेथड सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बैकएंड में तुमने ये सारे मेथड्स इंप्लीमेंट कर रखे हो। ठीक है। अब हर हर किसी को जरूरत थोड़ी होती है कि भाई वो डिलीट भी डिलीट मेथड भी सपोर्ट करे, पुट मेथड भी करे। अब क्या पता किसी को, तुमने मान लो कोई सिस्टम बनाया उसमें तुम किसी को पैच करने का मतलब सिलेक्टिव रिप्लेसमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहे कि भाई अगर तेरे को कुछ करना है तो तू नया डाटा बना ले, पर हम चुन के डाटा नहीं बदलते, है ना? समझ रहे हो? तो ऑप्शंस मेथड उसमें काम आता है। ठीक है। अब इसमें तुम बोलोगे कि ये कैसे पता, तो देखो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ रही थी हमेशा, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, देख रहे हो ना ये? हर मेथड के बाद जो भी मैंने करा, हर मेथड तो नहीं वैसे, जैसे कि ये देखो, ये खोलो तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो देखो यहाँ पे ये मेथड क्या है, ये मेथड है ऑप्शंस मेथड। ठीक है। ये ऑप्शंस मेथड क्या कर रहा है आके, वो पूछ रहा है भाई तू कौन कौन से मेथड और हेडर्स अलाउ कर रहा है वो मेरे को बता दे। तो इसने कहा ठीक है, इसने बोला 204, 200, मतलब इसने स्टेटस कोड 204 से करा, इसका मतलब 200 मतलब सक्सेस ही मान लो। ठीक है। अभी इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद इसने ना मेथड्स कौन कौन से अलाउ कर रखे हैं इस वाले हेडर से, एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स, मतलब हम किस किस मेथड का एक्सेस दे रहे हैं क्लाइंट को, और कौन कौन से मेथड अलाउ कर रहे हैं वो हम इस हेडर से बताते हैं क्लाइंट को। ठीक है। तो ये सर्वर का रिस्पॉन्स है। तो इसमें सर्वर ने क्या क्या बताया है, सर्वर ने बताया है कि भाई देख इतने सारे मेथड्स में सपोर्ट करता हूँ, जैसे कि गेट मेथड हो गया, हेड मेथड हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया, डिलीट। एक मिनट, केशव क्यों कॉल कर रहा है मेरे को? हाँ, पहले हो, मैं क्लास में हूँ अभी, तेरे को बताता हूँ। ठीक है, थोड़ी मैं कॉल करता हूँ। जरूरी है क्या? हाँ देखो, तो ठीक है, सर्वर ने बेसिकली ये सारे मेथड्स बता दिए क्लाइंट को कि भाई मैं ये सब सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। ऑप्शंस मेथड का बस ये काम है। ठीक है।
और ऑप्शंस मेथड ना, ये छोड़ो, अब वो आगे पढ़ेंगे। हाँ तो देखो, और अब इसमें एक ना चीज पढ़ते हैं हम, कॉर्स। कॉर्स बेसिकली होता क्या है? तो कॉर्स अगर मैं समझाऊं, एक मिनट रुको, आगे मैंने कुछ बनाया है क्या, डायग्राम बनाया था मैंने, सो तो कैशिंग के लिए सॉरी, छोड़ो। तो कॉर्स होता क्या है? कॉर्स, पहली बात, ये बड़ी सिंपल चीज है वैसे, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ ना, मतलब पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं हमेशा, और मतलब ना फोकस रहना पड़ता है कि मतलब, क्योंकि एक भी URL अगर चेंज हो गया कुछ, एक भी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो गई तो ना, फिर हमारा बैक एंड पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन काम नहीं करता। तो कॉर्स बेसिकली होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि मेरा क्लाइंट है और मेरा सर्वर है, अब ये दोनों किस तरह रिसोर्सेस शेयर करने के लिए राजी हैं, ठीक है, ये बेसिकली वो बताता है, ठीक है। और ये कॉर्स एक तरह का ब्राउजर का सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब इससे ना ब्राउजर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्लाइंट को और सर्वर को, समझ रहे हो? अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, देखो जैसे कि कॉर्स इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन्फोर्स्ड बाय browser to control how web applications interact with resources hosted on different domains, ठीक है। अब देखो, चलो मैं बताता हूँ। तो मान लो मेरा एक, छोड़ो, हाँ मान लो मेरा ना एक वेबसाइट है मेरी example.com, मैंने ना एक वेबसाइट बनाई example.com पर, ठीक है। और मेरे मेरा ना बैकएंड है, जो सबसे पहले फ्रंट एंड और बैक एंड हमेशा, हमेशा तो नहीं वैसे, फिर भी एक अलग अलग कंपोनेंट होता है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट ऑब्वियसली यूजर के डिवाइस में चलता है और सर्वर कहीं रिमोट लोकेशन किसी कंप्यूटर पे चलता है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले मैंने ना एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, जिसका नाम है example.com, ठीक है। जो मेरा यूजर है, जो मेरा यूजर है, जो मेरा यूजर है वो बेसिकली मेरी इस वाली वेबसाइट पे आएगा, मतलब example.com, या तो इसको एग्जाम्पल छोड़ो, इसको मान लो google.com, ठीक है। मान लो एक वेबसाइट है google.com करके, जो है ही, तो एक यूजर जो है वो हमेशा ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट बैकएंड से कांटेक्ट करता है, वो सबसे पहले जाता है एक वेबसाइट पे, ठीक है, फ्रंट एंड पे जाता है। तो अंडर द हुड लेकिन चीजें कैसे काम करेगी, ये ऐसा थोड़ी है कि हमारा क्लाइंट हर चीज अपनी ब्राउजर में ही ऑपरेट कर रहा है, सारा सोर्स कोड इसी में, सारा समझ रहे हो, सारा बैकएंड इसी में चल रहा है, सारा बिजनेस लॉजिक हर चीज इसी में चल रही है, सारा डाटाबेस इसी से कनेक्ट है, ऐसा नहीं है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही समझाया था ये सब, ठीक है। तो अब मान लो ये जो गूगल का बैकएंड है ना, वो इस वाली वेबसाइट, इस वाले डोमेन पर चल रहा है, ठीक है, एपीआई गोल्ड डॉट गूगल डॉट कॉम पे, समझ रहे हो? तो देखो, हम्म, तो देखो, हाँ, अब सबसे पहले एक यूजर है, ठीक है, एक यूजर सबसे पहले किसी भी वेबसाइट पे आता है, तो ऐसा थोड़ी वो डायरेक्ट देके बैकएंड से कांटेक्ट करता है, नहीं, वो जाता है भाई, सुंदर सा हमने कुछ नाम दे रखा होता है अपनी वेबसाइट को, तो वो google.com पे मान लो चला गया। अब गूगल डॉट कॉम पे वो कुछ भी करे, ठीक है, तो जब वो कुछ करेगा, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करेगा, तो अंडर द हुड चीजें कैसे काम कर रही होंगी,
वो रिक्वेस्ट जाएगी भाई, रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, बैकएंड के पास जाएगी, ठीक है। अब और फिर उसके बाद बैकएंड इसको रिस्पॉन्स देगा। ऐसे ही होता है ना काम, कुछ सिंपल। हम्म तो अब कोर्स समझा रहा था मैं, हाँ। क्रॉस क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो बेसिकली होता क्या है, बैकएंड जो होता है ना हमारा, वो ना एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करता है। अब बोलोगे एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल मतलब कि भाई देख, मैंने ना कहीं पे अपना सोर्स कोड है, किसी सर्वर पे ना डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है। मैंने कुछ पैसे ऐसे दे के मस्त एकदम कहीं पे कंप्यूटर खरीद रखा है, और मैं उसको होस्ट कर रहा हूँ वहां पे। अब मेरे को इस सर्वर को ना सिर्फ मेरे को यूज करना है, ठीक है, सिर्फ मेरे को यूज करना है। मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे अलावा कोई और यूज करे इसको, ठीक है। तो मैं ना इसमें एक्सेस कंट्रोल डिफाइन कर देता हूँ कि भाई एक्सेस कंट्रोल जो है वो सिर्फ मेरी फ्रंट एंड जो है वो ही सिर्फ वो ही इसको एक्सेस कर सकता है। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि google.com के अलावा कोई भी कोई भी वेबसाइट अगर इसको किसी भी ब्राउजर के थ्रू, समझ रहे हो, कोई भी वेबसाइट इस बैकएंड को अगर एक्सेस करना चाहे किसी ब्राउजर के थ्रू, तो फिर क्रॉस एक्सेस कंट्रोल हेडर जो हम क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी में डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, इसमें जाके देखेगा कि क्या 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 ओरिजिन अलाउड है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, शुरुआत से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई, हाँ। तो सबसे पहले यूजर आया फ्रंट एंड पे उसने सर्च मारा google.com। अब google.com इस पे जाएगा, रिक्वेस्ट भेजेगा और रिस्पॉन्स भेजेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा, मतलब इस बैकएंड को कैसे पता चलेगा, या इस ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो बैकएंड है वो सही है, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं तुम्हें वो एग्जांपल दिया था कि मैंने कोई बैकएंड बनाया, सर्वर बनाया, उसको कहीं पे होस्ट करवा दिया, मेरे सारे रिसोर्सेज पैसा वैसा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो जो जिस वेबसाइट को मैं एक्सेस दूं उसके अलावा कोई इसको एक्सेस ही ना कर पाए। समझ में आ रहा है? तो मैं बेसिकली जाऊंगा, मैं ना ये वाला हेडर डिफाइन कर दूंगा, एक्सेस कंट्रोल google.com। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होगा कि इस वेबसाइट के अलावा कोई भी ना मेरे बैकएंड को ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा, और अगर करना चाहेगा ना तो वो ब्लॉक कर देगा। इसका एग्जांपल तुम्हें दिखाऊं? इसका एग्जांपल, हाँ देखो, मतलब डिफरेंट डोमेन के नाम से नहीं कर सकता ना वो एक्सेस बैकएंड। हाँ हाँ, देखो इसका एग्जांपल ये है, इसमें कॉर्स एरर आता है। इस कॉर्स एरर क्या होता है? कॉर्स एरर बेसिकली कॉर्स एरर बेसिकली जब हम क्रॉस ओरिजिन मतलब हम अपने फ्रंट एंड से किसी ऐसे बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं जो हमें एक्सेस प्रोवाइड ही नहीं करता, जो चाहता ही नहीं है कि हम उसको एक्सेस कर पाए, तब कॉर्स और एरर आती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड डिप्लॉय कर रखा है वर्चुअल पे, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे कुछ भी डाल के मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा, और फिर उसके बाद ना ये देखना, यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, चली गई। देखो ब्राउजर ने इसको ब्लॉक कर दिया। देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये सबसे पहले देखो यहाँ पे आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है ना कॉर्स एरर। तो क्या हुआ, ये देखो, ये ये रिक्वेस्ट गई। ये रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, रिक्वेस्ट यूआरएल ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रेफरर पॉलिसी आ रही है कि मतलब किस तरह से रेफर करना है। उसके बाद उसमें उसमें क्या लिखा है, स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन। इसका मतलब ये है, हमें स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्टली मैनेज करना है कि कौन एक्सेस कर सकता है और या नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसमें देखो बेसिकली ब्राउजर ने इसमें रिक्वेस्ट जो है वो ब्लॉक कर दी, सर्वर तक पहुंचने ही नहीं दी, समझ रहे हो। अब मुझे कैसे पता चला कि भाई सर्वर तक पहुंची ही नहीं है रिक्वेस्ट, देखो यहाँ पे, यहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, देखो रिक्वेस्ट यूआरएल ये है, मेथड ये है। मैंने बोला ना ऑप्शंस मेथड यूज होता है सर्वर की कैपेबिलिटीज करने के लिए, है ना। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में क्या लिखा हुआ है, ये एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में क्या लिखा हुआ है, ये बोलो। एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में ये लिखा हुआ है HTTPS SCB जो भी है, मतलब ये फुल यूआरएल नहीं है। यहाँ पे देखो, इसमें अगर देखोगे तो लास्ट में ऐप आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करते टाइम मैंने डबल पी यहाँ का खा गया, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका मतलब मैंने जो बैकएंड में इसको जब डिफाइन करा होगा ना, तो वहां पे मैंने ये वाला यूआरएल नहीं डाला करेक्टली, ठीक है। वो मैंने यूआरएल डालने में गलती कर दी, समझ रहे हो। शुरुआत से समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो जाता है सिंपल, पर वही वाली बात है। हाँ मतलब देखो, वही वाला ओरिजिन अलाउड है, बस जरा सा हाँ चेंज करोगे तो नहीं होगा। हाँ, तो वही, तो क्या हुआ देखो, सबसे पहले एक यूजर है, ठीक है। यूजर किसी क्लाइंट फ्रंट एंड पे आया, उस पर जाके उसने वो सर्च मारना चाहा, तो अंडर द हुड लेकिन चीजें कैसे काम कर रही होंगी। एक बैकएंड होगा, ठीक है। किसी ने बैकएंड अपना सोर्स कोड कहीं पे मशीन खरीद के डिप्लॉय कर रखा होगा, उसके पैसे लग रहे होंगे कुछ। तो ये बंदा क्या चाहता है कि भाई मैं जिसको चाहूँ सिर्फ वो ही बंदा मेरा बैकएंड यूज कर सकता है, उस पर रिक्वेस्ट भेज सकता है, फिर उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, ठीक है। अब वो बोलेगा यार मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं, तो फिर इसका आंसर है कॉर्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। इसमें ये बोलेगा भाई तू ना कॉर्स पे जाके, मतलब कॉर्स को यूज करके उसका ना ओरिजिन डिफाइन कर दे, ठीक है। ओरिजिन, अब ओरिजिन क्या, ओरिजिन मतलब कि किस क्लाइंट से, मतलब किस क्लाइंट से तेरा बैकएंड रिक्वेस्ट फुलफिल कर, मतलब किस क्लाइंट के लिए तेरा बैकएंड रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो, जैसे कि ठीक है। क्या है ये, कॉर्ड्स बेसिकली इज अ रिक्वेस्ट, सॉरी इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म enforced by browsers to control how applications interact with resources hosted on different domains। तो देखा मैंने बोला ना, देखो यहाँ पे कुछ और डोमेन है, यहाँ पे कुछ और डोमेन है ना। अब मैं चाह, और किसी को भी नहीं आ रही क्या ऋषभ की आवाज़? हाँ नहीं आ रही। ओके। तो एक टाइम को मान लो, ये जो कोर्स है ना, हेलो ऋषभ। कनेक्शन टू, हेलो हाँ। हाँ तेरी ना अभी मतलब आधे मिनट तक आवाज़ चली गई थी। अच्छा, हाँ मुझे लगा शायद सिस्टम पे लोड तो नहीं पड़ रहा मे भी। लोड नहीं, शायद वाईफाई की कुछ दिक्कत थी। यहाँ भी आ रहा है कनेक्शन टू सर्वर लॉस्ट, हो गया अब सही। अब आ रही है आवाज। हाँ अब सही आ रही है। सही आ रही है। हाँ तो देखो मैं क्या बता रहा था कि शुरुआत से देखो, एक बैकएंड तुमने खरीद के कहीं पे डिप्लॉय करा, तुम चाहते हो
जिसको मैं चाहूँ सिर्फ उसी को एक्सेस मिले, उसके लिए तुम कॉर्स पॉलिसी डिफाइन कर देते हो। ये कॉर्स पॉलिसी कौन हैंडल करता है? ये हैंडल करता है ब्राउजर, जैसे क्रोम हो गया, ब्रेव हो गया, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा भैया कि हम अगर चाहते हैं कि कोई कोई हमारे तक पहुंच ना पाए, तो फिर हम फ्रंट एंड को क्यों बोल रहे हैं कि, मतलब ब्राउजर को क्यों बोल रहे हैं कि भाई तू इसको हैंडल कर? हम किसी और को नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है सिर्फ हम ब्राउजर से किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम टर्मिनल से भेज सकते हैं, टर्मिनल से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कर्ल कमांड से हम पोस्टमैन से भेज सकते हैं, हम वर्क सूट से भेज सकते हैं। तो ऐसा ऐसा क्यों है कि क्या बोलते हैं, आपने बोला कि क्रोम से ही करें? क्योंकि वो एक तरह का ना, मतलब अब देखो, तुम दुनिया की हर चीज तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारे कंट्रोल में है ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर काफी हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बढ़िया चीज है, और जो चीज यूज होती है, समझ रहे हो? और ये कोर्स इसलिए यहाँ पे ब्राउजर में इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि अब तुम देखो ना कि सबसे पहले मैंने बोला कि कुछ भी अगर हम रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले ऑप्शंस रिक्वेस्ट के साथ उसकी सर्वर की कैपेबिलिटीज आती है, ठीक है। सर्वर की कैपेबिलिटीज आ गई, अब हमें पता चल गया कि सर्वर किस ओरिजिन को अलाउ कर रहा है, किस ओरिजिन को अलाउ कर रहा है, कौन कौन से मेथड्स इंप्लीमेंट कर रहा है, हमें इतना पता चल गया पहली रिक्वेस्ट में। अब उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये जो जो यूआरएल है, वो यूआरएल और एक्सेस कंट्रोल का यूआरएल सेम है। अब वो तुम बोलोगे हाँ तो ठीक है, लेकिन नहीं तो फिर ब्लॉक। अब ऐसा क्यों? अब मान लो कोर्स जो है हम इसमें बैकएंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है? ब्राउजर है एकदम खुला सांड की तरह है, कि भाई कोई भी वेबसाइट अब बनाएगा, मान लो मैं लोकल होस्ट पे ही बनाई, ठीक है, लोकल होस्ट पे कुछ बनाया, और मैं चाहूँ किसी बैकएंड पे बस बटन दबाया जा रहा हूँ, दबाया जा रहा हूँ, दबाया जा रहा हूँ, भाई रिक्वेस्ट जाई जा रही है, और वहां पे बैकएंड का सत्यानाश हो जा रहा है। समझ रहे हो? इसलिए एक तरह का, मतलब तुम बोलोगे आर्किटेक्चर ही है ये, ठीक है, कि हम चीजें हैंडल कैसे करें एफिशिएंट वे में, कि भाई बैकएंड तक कोई रिक्वेस्ट पहुंचे इससे पहले तुम उसको ब्राउजर में ही ना ब्लॉक कर दो, यहाँ तक आ ही नहीं पाएगी, खत्म बात। बाकी जिसको अटैक करना हो तो कुछ ना कुछ वही तो करेगा ही, वो सब तुम्हारे बस की नहीं है, मतलब कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कॉर्ड्स ब्राउजर में ही इंप्लीमेंट करते हैं। देखो, तो देखो यहाँ पे, विदाउट कॉर्ड्स ब्राउजर ब्लॉक द रिक्वेस्ट टू सेंड फ्रॉम अ वेब एप्लीकेशन रनिंग ऑन वन ओरिजिन लाइक example.com, जो कि क्लाइंट है, टू api.example.com, जो कि सर्वर है, इफ इट इज नॉट अलाउड, एक मिनट, इफ इट इज, कहाँ लिखा है, इफ इट इज नॉट अलाउड थ्रू कॉर्स एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब समझते हो ना, कि मतलब हम मैनुअली इसको जब तक डिफाइन ना करें, तब तक वो किसी को एक्सेस प्रोवाइड ही नहीं करेगा, ठीक है। ये एक तरह का सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है ब्राउजर्स का। अब बोलोगे, अब हम पढ़ेंगे प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या होता है भाई? प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जो हम ऑप्शंस मेथड के साथ रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, हैं, ऑप्शंस मेथड के साथ रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, सर्वर की कैपेबिलिटीज को फेच करने के लिए, जैसे कि देखो, सर्वर की कैपेबिलिटीज को फेच करने के लिए हम भेजते हैं ना। देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना प्री फ्लाइट, लिखा आ रहा है ना प्री फ्लाइट, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो इस जो हम रिक्वेस्ट सर्वर की कैपेबिलिटीज को
फेच करने के लिए यूज करते हैं, उस रिक्वेस्ट को हम प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजते हैं, बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम इसके नाम से ही चले जाओ थोड़े सा, जैसे कि हम कोई भी रिक्वेस्ट थ्रू नेटवर्क भेजने से पहले प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट होता क्या है। तो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट रिसोर्स शेयरिंग का मैकेनिज्म का एक पार्ट है, जो क्या करता है, that allows browser to safely make cross origin HTTP request। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मतलब हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हम सेफली उस रिक्वेस्ट को भेजें, ठीक है, सेफली हर काम हो जाए, इसके लिए प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट यूज होती है, ठीक है। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट मेड ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर, मतलब तुम इसको मैनुअली नहीं करते, मैनुअली कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, ये ब्राउजर के थ्रू ऑटोमेटिकली जाती है, ठीक है। इट इज एन HTTP ऑप्शंस रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब HTTP ऑप्शंस मेथड यूज होता है इस रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, ठीक है। अब देखो द ब्राउजर इज आस्किंग क्या, हे सर्वर इफ आई सेंड दिस रियल रिक्वेस्ट विथ x मेथड एंड y हेडर्स, आर यू ओके विथ दैट। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि हम्म। भाई मैंने कोई अपना क्लाइंट में मैंने कोई अपना फ्रंट एंड कहीं भी बना के डिप्लॉय मार दिया, और मैं ना किसी API पे या किसी बैकएंड पे ना रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ। अब मैंने आके अपने जैसी अपनी वेबसाइट पे जाके ना मैंने अपने रिक्वेस्ट भेजना चालू करा, तो मैंने रिक्वेस्ट जैसी भेजना चालू करा तो सबसे पहले वो जाके ब्राउजर से ना प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट के थ्रू अपने सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा उसकी, कि सर्वर सर्वर भाई मेरे को ना ये समझा दे कि तू क्या क्या मेथड अलाउ कर रहा है, और तेरा एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन क्या है, ठीक है, मतलब तू कौन सी डोमेन को अलाउ करता है। तो वो बोलेगा कि भाई मेरा एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन जो है ये है, अगर इस URL से आ रही है रिक्वेस्ट तो ठीक है, लेकिन नहीं आ रही तो तू उसको ब्लॉक मार दे। तो सर्वर बोलेगा ओके, तो सर्वर फिर जाके चेक करेगा कि भाई एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में जो हमने URL सर्वर ने भेजा है, वो URL और ये जिस URL से अभी हम भेज रहे हैं, वो दोनों क्या सेम है। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो भाई ले ब्लॉक, रिक्वेस्ट ब्लॉक। समझ रहे हो। ओके। हाँ, तो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट यही है। अब प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट वैसे जानोगे कैसे कि प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट है। प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट के होने के काफी वो है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है काफी अच्छा, ठीक है, कि प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट ट्रिगर कब होती है, मतलब प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जाती कब है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर रिक्वेस्ट के साथ प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है। प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट कैसे पता चलेगा कि कब प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जाएगी। तो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट मेथड्स जब, जरूरी नहीं है कि गेट मेथड पे जाए, पोस्ट मेथड पे जाए, हेड मेथड पे जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है ये, या फिर अलाउड हेडर्स, मतलब क्या 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 वो होंगे, मतलब क्या क्या रिक्वेस्ट होंगी, मतलब क्या क्या हेडर्स होंगे रिक्वेस्ट में, जो अगर होगा तो फिर भी तुम नहीं पहचान सकते, या जरूरी नहीं है कि वो रिक्वेस्ट प्री फ्लाइट ही हो। वो ये सब है, जैसे कि एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट लैंग्वेज कंटेंट टाइप, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्योंकि भाई ये वाली इंफॉर्मेशन तो क्लाइंट की है ना, ये वाली तो क्लाइंट की है, यहाँ पे सर्वर का कोई मतलब ही नहीं है। अब क्लाइंट अपने बारे में हजार चीजें बता दे, पर उसको सर्वर से तो कुछ वो नहीं है ना, समझ रहे, मतलब हम्म। है नहीं, ठीक है। तो ये वाली जब हेडर्स होंगे तब भी तुम नहीं बता सकते कि यार ये रिक्वेस्ट प्री फ्लाइट है या नहीं है, या होगी कि नहीं होगी, या फिर नो कस्टम हेडर्स, या कोई तुमने कस्टम हेडर यूज ना करो। कस्टम हेडर मतलब कि तुमने कुछ बढ़िया एकदम अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से कुछ भी हेडर बना लिया, और तुम फिर उसको यूज कर रहे, जैसे कि ऑथराइजेशन हेडर हो गया, ठीक है, या फिर कुछ अपने तुमने नाम का ही हेडर बना लिया कि भाई देवांश शर्मा के नाम से एक हेडर है, ठीक है। तो अब कब होगा,
जिसमें प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट होगी ही होगी, होगी ही होगी, ठीक है। तो इस मेथड्स में जब भी पुट, डिलीट और पैच रिक्वेस्ट तुम इनिशिएट करते हो, तो उसमें प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट होती ही होती है, ठीक है, होती ही होती है। और या फिर कस्टम हेडर्स होते हैं, ऑथराइजेशन एक्स कस्टम हेडर, ठीक है, या कंटेंट टाइप जब वो एप्लीकेशन जेसन होता है, ठीक है। अब दिखता कैसे है, ये तो मैं तुम्हें रियल में दिखा दिया, यहाँ पे भी फिर तुम नोट्स में देख सकते हो कि ऑप्शंस रिक्वेस्ट दिखती कैसे एक्चुअल में, ठीक है। जैसे कि ये ऑप्शंस रिक्वेस्ट में ये क्लाइंट सेंड कर रहा है, ठीक है, फिर सर्वर ने ये रिस्पॉन्ड करा, समझ रहे हो। उसके बाद आता है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, फिर कैशिंग रह जाएगी आज भी भाई, शिट, कोई बात नहीं। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्स, क्योंकि भाई जब तुम भी फुल स्टैक एप्लीकेशन पे काम करते हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत की बात ना यही होती है कि तुम्हारी ना लोकल होस्ट पे तो सारी चीजें एकदम स्मूथ चल रही होगी भाई, एकदम मक्खन। पर जब बात आती है डिप्लॉय करने की, जब तुम्हें एक डोमेन नेम असाइन हो जाता है, ठीक है, तब दिक्कत आती है क्रॉस ओरिजन रिसोर्स शेयरिंग में कॉन्फ़िगर करने की, ठीक है। उसके लिए ये सब चीजें पता होना ना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि फ्लो क्या है एक, समझ रहे हो, और तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है, तुम्हें कौन से हेडर में बताना है, ठीक है। वैसे इसके लिए तो काफी सारी लाइब्रेरीज टूल आ जाते हैं और जो चीजें आसान कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये सब बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स क्या होता है, देखो, HTTP स्टेटस कोड्स एग्जिस्ट टू कम्युनिकेट द रिजल्ट इन अ स्टैंडर्डाइज। अब देखो, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, अब वो काम सही हुआ गलत हुआ, अब उसको कम्युनिकेट करने का कुछ तरीका होता है। जैसे कि मैं तो चलो किसी को बोलकर बता दूंगा, लेकिन क्लाइंट और सर्वर के उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जाके एकदम जाके बता दे, ठीक है, नहीं, ये नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, बिट्स में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो इनको तो कुछ स्टैंडर्डाइज वे लगेगा, ठीक है। उसके लिए हमने ना स्टेटस कोड्स डिफाइन करे हैं, ताकि हम चीजें काम कैसे कर रही हैं, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम हम समझा सकें, ठीक है। जैसे कि बिफोर HTTP हम रिक्वेस्ट हम जो भी है ना रिस्पॉन्स देखते थे कि भाई क्या रिस्पॉन्स आया, उसके बाद उसके साथ प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट उसके साथ प्रिडिक्ट करते थे कि क्या रिजल्ट रहा हमारे उसका रिक्वेस्ट का, समझ रहे हो। जैसे कि माने यहाँ पे क्लाइंट से सर्वर पे रिस्पॉन्स भेजा, तो अब सर्वर वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई या वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई, ये मेरे को कैसे पता चलेगा बताओ, बोलो। कुछ स्टैंडर्डाइज वे होना इसलिए जरूरी है, तो वही स्टैंडर्डाइज वे है HTTP स्टेटस कोड्स, ठीक है। अब HTTP स्टेटस कोड्स के बेसिकली 5 सीरीज होते हैं, ठीक है। इसमें पहला 100 से स्टार्ट होता है, 1XS, 200, 300, 400, 500, ठीक है। अब ये सीरीज ना जो 1 से स्टार्ट होती है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो 200 से स्टार्ट होती है वो सक्सेस को दिखाती है, कि मतलब भाई तू, कोई क्लाइंट ना कुछ काम करना चाहता है, सर्वर पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, और वो एक्शन सक्सेसफुल हो गया, किसी भी वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कुछ रिसोर्स क्रिएशन हो सकता है, मतलब कुछ बनाना हो सकता है, या फिर कुछ चीज फेच करना हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हम 2 सीरीज का यूज करते हैं, 3 सीरीज का हम यूज करते हैं रीडायरेक्शन के लिए। जैसे कि हम मान लो अभी मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरा नाम है, मान लो मेरी, मैंने अपने नाम से वेबसाइट बनाई, ऋषभ.com, ठीक है। उसके बाद मेरे को लग रहा है यार, मेरे को ना नया डोमेन खरीदना है, और मेरे को ना क्या बोलते हैं,
मेरे को अब जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी ऋषभ.com पे, वो सारी रिक्वेस्ट जाके ना ऋषभराज.com पे रिडायरेक्ट कर देनी है, समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन में मैं 300 सीरीज का यूज करूंगा। ठीक है, इसके अलग अलग यूज केसेस हो सकते हैं वैसे। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। और क्लाइंट साइड एरर मतलब अ, जो हमारा यूजर है, क्या पता उसने ही कुछ झोलझाल कर दिया हो भाई, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। सर्वर वो चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा जो क्लाइंट ने भेज दी, उस उसमें हम 400 एरर भेजेंगे, मतलब 400 सीरीज का एरर भेजेंगे। और फिर सर्वर के पास अगर कोई दिक्कत होगी तो हम 500 सीरीज का भेजेंगे। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे स्टेट्स को है, पर कुछ कुछ गिनती क्या है जो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, हर चीज पता नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं है। और बेसिकली तुम इन्हीं सब से डील कर रहे होगे। तो जैसे कि 100 सीरीज का देखते हैं, तो ये वैसे ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, इससे तुम ज्यादा डील नहीं करोगे। लेकिन फिर भी पता हो तो बढ़िया है। तो देखो, तो सबसे पहले 100 कोड का क्या मतलब होता है? 100 कोड का मतलब होता है कि भाई सर्वर ने सब मतलब 100 कोड का मतलब ये होता है कि कंटिन्यू रखो अपनी चीजें आगे। मतलब जो रिक्वेस्ट है वो कंटिन्यू रखो, उसका फ्लो कंटिन्यू रखो। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि मान लो सर्वर ने सारे हेडर्स को रिसीव कर लिया हो। ठीक है, और वो बोल रहा हो कि भाई मैंने सारे हेडर्स रिसीव कर लिए हैं, अब ना तू बॉडी भेजना चालू कर। ठीक है, अब मान लो प्रोटोकॉल स्विच कर रहा हो। ठीक है, अब प्रोटोकॉल स्विचिंग में जैसे कि मैं अभी एच पे हूँ, एच प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ। अब मान लो भाई मैं ना सर्वर को बताना चाहता हूँ, भाई मैं प्रोटोकॉल स्विच करना चाहता हूँ, मैं एच से ना वेब सॉकेट कनेक्ट करना चाहता हूँ, उसमें जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम 101 स्टेटस कोड देते हैं। ठीक है, और 102 प्रोसेसिंग। 102 क्या होता है? 102 बेसिकली दिखाता है कि जो भाई रिक्वेस्ट है ना वो प्रोसेस हो रही है। ठीक है, सिंपल, खत्म। और 200 सीरीज क्या दिखाता है? सक्सेस। सक्सेस मतलब 200 ओके, कि मतलब भाई जो भी आपने करना चाहा वो सक्सेसफुल है। ठीक है, और जो रिस्पॉन्स है उसमें मैं कुछ डाटा देना चाहता हूँ तुम्हें, मतलब जो आपने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट परफॉर्म करना चाहा वो सक्सेसफुल हो गया, और उसके उसके बाद ना कुछ डाटा है जो मैं आपको देना चाहता हूँ बदले में। ठीक है, और 201 क्या होता है? 201 का मतलब ये होता है कि आपने 201, जब हम पोस्ट पोस्ट मेथड यूज करते हैं, तो जब कुछ नई चीज आप क्रिएट करते हो सर्वर पे, डाटाबेस पे, तो तब ये यूज होता है 201 स्टेटस कोड। ठीक है, उसके बाद 204 क्या होता है? 204 स्टेटस कोड तब होता है यूज जब हम मान लो कुछ चीज डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कोई एक यूजर उड़ाना है। ठीक है, अब मैं यूजर उड़ा दूंगा, तो वो चीज मान लो सक्सेस हो गई। और फिर सक्सेस हो गई तो यार अब मैं यूजर को, क्लाइंट को भेजूंगा क्या वापस, क्योंकि मेरे पास अब कुछ डाटा तो बचा ही नहीं बेचने के लिए, है ना? और डाटा सारा उड़ा दिया, तो उस केस में मेरे पास कुछ कंटेंट ही नहीं है। तो उस केस में 204 यूज होता है। उस जिससे हम बताता है कि भाई जो आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते थे वो सक्सेसफुल तो हो गया, बट मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है आपको देने के लिए। ठीक है, सिंपल। 300 300 में मतलब 300 सीरीज रीडायरेक्शन यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया। मान लो मैं एक नई वेबसाइट बनाई, उसमें ऋषभ.com करके, और मैं चाहता हूँ यार ये ना डोमेन नेम जो है मैंने मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा, तो मैं ना नया डोमेन नेम खरीद रहा हूँ, और मैं ना अब सारी रिक्वेस्ट ना जो भी ऋषभ.com पे आएगी वो सारी ऋषभ.com पे परमानेंटली रीडायरेक्ट कर दूंगा। तो उसके लिए 301 यूज हो रहा है। ठीक है भाई, परमानेंटली मूव हो गई है ये यूआरएल। ठीक है, और 302 मान लो टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए सिर्फ। 304 304 ये है, जैसे कि हम कैशिंग, मैंने बताया था ना, कैशिंग कैशिंग। तो ये 304 रिक्वेस्ट जो है ना वो कैशिंग के लिए, कैशिंग मैकेनिज्म में यूज होता है बेसिकली। ये बेसिकली बताता है कि भाई जो आपने डाटा भेजा है ना, मतलब द रिसोर्स हैज नॉट चेंज सिंस द लास्ट रिक्वेस्ट, जैसे कि आपने जो लास्ट टाइम रिक्वेस्ट भेजी थी ना,
तो सर्वर पे ना वो डाटा वैसा का वैसा ही है जो मैंने आपको पिछली बार दिया था। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? कि मान लो मैंने कोई डाटा फेच करना चाहा सर्वर से, तो मैंने अभी एक बार फेच कर लिया, अब वो डाटा मेरे पास है। अब उसके बाद ना मैं चाहता हूँ कि भाई दोबारा से वो डाटा फेच करूँ, तो मैं सर्वर को दोबारा से वही रिक्वेस्ट भेजी, तो सर्वर बोलेगा भाई स्टेटस कोड 30304 नॉट मॉडिफाइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई आपने जो पिछली बार रिक्वेस्ट भेजी थी और मैंने जो रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स दिया, जो डाटा भेजा था, वो डाटा वैसा का वैसा ही है अभी। ठीक है, तो आप ना अपना कैश्ड वर्जन ही ना यूज कर लो जो आपने ब्राउजर में स्टोर करके रखा हो। ठीक है, अब इसके बाद 400 सीरीज। 400 सीरीज क्या होता है? 400 सीरीज बेसिकली 400 बैड रिक्वेस्ट होता है। 400 बैड रिक्वेस्ट कैसे? मतलब जैसे कि मान लो कि तुम सर्वर सर्वर पे ना तुम ईमेल किसी यूजर को ना वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, सर्वर पे किसी यूजर को नया अकाउंट बनाना चाहते हो, तो फिर उसके लिए तुम ईमेल पासवर्ड लेना चाहते हो। तो ना क्लाइंट ने क्या करा है, क्लाइंट ने बदमाशी करके ईमेल की जगह तुम्हें ना अपना फोन नंबर डाल दिया उसमें। ठीक है, या फिर कुछ अनसन सी स्ट्रिंग डाल दिया @#$ करके, ऐसी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए। तो वो बैड रिक्वेस्ट पे आएगा कि भाई मैं ना बैड रिक्वेस्ट भेजूंगा कि भाई जो आपने भेजा है ना डाटा, या किसी जो फॉर्मेट है वो गलत है। ठीक है, और फिर 401 अनऑथराइज्ड, मतलब जो आप रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो उसके लिए आप ऑथराइज नहीं हो, या फिर पहले आप लॉग इन करो उसके बाद ही मैं आपको, जैसे कि मान लो तुम्हें इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करना है तो उसके लिए पहले तुम्हें लॉग इन मारना पड़ेगा ना। अब मान लो तुमने किसी यूआरएल पे चले गए, अब ये वो यूआरएल एक्सेस करने के लिए तुम्हें लॉगिन की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में तुम उसको एक्सेस करने के लिए कोशिश करोगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाओगे। उस केस में क्या स्टेटस कोड आ रहा होगा तुम्हारे पास? तो तुम्हारे पास 401 स्टेटस कोड आ रहा होगा। और 403 क्या होता है? 403 ये होता है कि जैसे कि मान लो तुम ऑथराइज तो हो, मतलब ये तुम ऑथेंटिकेट हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास ना जो तुम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो उसका परमिशन नहीं है। समझ रहे हो? और उसके बाद 404 तुमने देखा ही होगा कि 404 क्या होता है, मतलब नॉट फाउंड। उसके बाद 405 मतलब मेथड नॉट अलाउड। 405 मतलब क्या होता है? 405 मतलब बेसिकली तुमने अपने सर्वर पे ना सिर्फ गेट पोस्ट और पुट मेथड इम्प्लीमेंट कर रखा है, तुमने अभी अलाउ ही नहीं करते कि कोई इस पे मेथड का डिलीट मेथड आके रिक्वेस्ट करे। ठीक है, और ये सब कॉर्ड्स डिफाइन करते टाइम तुम अलाउ करते हो कि भाई कौन कौन से मेथड अलाउ हैं। समझ रहे हो? और 409 बेसिकली कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे कि अब मान लो मैंने ना नया कुछ, मैं ना मेरे पास एक अकाउंट है, मान लो लिंक्डइन पे ना मेरा अकाउंट है। तो लिंक्डइन पे मैंने जिस आईडी से अकाउंट है उसी सेम आईडी पासवर्ड नेम के साथ मैं नया अकाउंट बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो वो पहले सर्वर पे जाएगी और वो बोलेगा यार ये बंदा तो पहले से एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में वो क्या बोलेगा कि भाई डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी अगर मैं क्रिएट कर दूंगा। तो फिर वो उसको आगे परफॉर्म नहीं करता, उसके बाद वो स्टेटस कोड दे देता है 409। ठीक है, कि भाई कन्फ्लिक्ट आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी, तो इसलिए आपकी रिक्वेस्ट में एरर है, क्लाइंट एरर है, मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो गलत है। ठीक है, या उसके बाद 429, ये इंपॉर्टेंट है एक तरह से अगर देखा जाए तो, जब तुम बड़े सिस्टम पे काम करोगे। ये बेसिकली कुछ नहीं करता, ये बताता है कि भाई आपने जो जितनी रिक्वेस्ट भेजी ना 1 सेकंड में वो बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? कोई कोई होता है ना पागल की, एक बटन दबाया जा रहा है दबाया जा रहा है दबाया जा रहा है। अब भाई जितनी बार तुम बटन दबाओ उतनी बार रिक्वेस्ट जाएगी। अब उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए तुम कुछ ही चीज रेट लिमिटर इम्प्लीमेंट करते हो। तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाई 1 सेकंड में सिर्फ 10 रिक्वेस्ट अलाउड है, 4 रिक्वेस्ट अलाउड है। इससे ज्यादा भेजोगे तो मैं 409 429 स्टेटस कोड भेजूंगा।
उसके बाद 500 सीरीज में सर्वर एरर। ठीक है, सर्वर एरर क्या होता है? 500 मतलब इंटरनल सर्वर, मतलब भाई कुछ तो खराबी है। ठीक है, वो मैं पता नहीं, मतलब तुमने देखा होगा कहीं पे वेब सीरीज में या कहीं कुछ सुना होगा कि भाई बोलते हैं कि प्रोडक्शन में कोड फट जाता है। तो जब कोड फट जाता है तो भाई 500 एरर ही फेंकता है वो, कि मतलब इंटरनल सर्वर कुछ तो गड़बड़ है, पर पता नहीं। उसके बाद 400, 501, 501 बेसिकली क्या बोलते हैं, ये मेथड हमने इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा अभी। ठीक है, ये मेथड अलाउड तो है, मतलब हमने कोर्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो मेथड अलाउड तो है, पर ये ना हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा अभी तक। ठीक है, तो तब ये भेजते हो तुम 502, मतलब बैड गेटवे। बैड गेटवे का मतलब क्या होता है कि जैसे कि तुम प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे हो, प्रॉक्सी सर्वर मतलब nginx यूज कर रहे हो, मान लो एक टाइम के लिए। तुम उस पे जाओगे तो तुम बोलोगे यार nginx से तुमने रिक्वेस्ट तो मार दी, तुम लेकिन वो बोलेगा यार मेरी अपस्ट्रीम सर्वर, मतलब मेरे से ऊपर जो सर्वर है ना, जो मेन सर्वर है, वो ना डाटा ही नहीं दे रहा मेरे को, वो मेरे को डाटा ही नहीं दे रहा। वो तो वो 30 सेकंड के लिए वेट करेगा, 30 सेकंड तक अगर उसने नहीं दिया तो वो अ, मना कर देगा। ठीक है, सॉरी, 500 बैड गेटवे, हाँ, सर्विस अनअवेलेबल, कि मतलब ये सर्विस अभी नाम से ही ये सब है, देख लेना। ठीक है, एक तो ये बस। और उसके बाद ये डोंट कंफ्यूज 405 और 501, ये मैंने यहाँ पे करा है क्योंकि देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है नॉट इम्प्लीमेंटेड, और यहाँ पे लिखा है मेथड नॉट अलाउड। इन दोनों में फर्क है। अब पूछो क्या? इसमें फर्क है कि देखो, सबसे पहले 500, 405 जब आता है तो क्या होता है? 405 जब आता है तो सबसे पहले गलती किसकी होती है? गलती होती है क्लाइंट की। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आपने कोर्स पॉलिसी के थ्रू ये मेथड अलाउ नहीं करवा रखा। ठीक है, तो सर्वर बोलता है यार कि ये मेथड मैं समझता तो हूँ, पर मैं ना इसको इम्प्लीमेंट, मतलब तुम्हें इम, पर इसका परमिट नहीं कर सकता इसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और 501 क्या होता है? 501 होता है कि भाई ये मेथड एग्जिस्ट करता है, मतलब कोर्स पॉलिसी के थ्रू तुमने उसको मेथड को अलाउ कर रखा है, पर तुमने ये मेथड अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करा, मतलब उसका फंक्शन लिखा ही नहीं है जिसपे वो वर्क कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना, वैसे छोड़ते हैं, काफी लंबा हो गया। देखो कहाँ गया आज वो? रिकॉर्डिंग एंड कर दे।